माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, डॉक्टर करोलीलाल। प्रश्न संख्या 1। भाग संख्या 1। प्रश्न संख्या 24। भाग संख्या 1। जी हाँ, पंचायत समिति बामनवास के पत्र क्रमांक 1719/20 दिनांक 9/10/98 द्वारा ग्रामीण स्वच्छता योजना अंतर्गत शौचालय नहाने का चबूतरा एवं सोख्ता खड्डा निर्माण हेतु कुल 56 व्यक्तियों को रुपये 2250 राशि प्रति व्यक्ति की स्वीकृति जारी की गई है, जिसमें से 17 व्यक्तियों ने निर्धारित समय सीमा में स्वच्छता इकाइयों का निर्माण करवा लिया है। 56 व्यक्तियों के स्वीकृत आदेश व 17 व्यक्तियों जिन्होंने स्वच्छता इकाइयों का निर्माण करवा लिया है की सूची सदन की पटल पर रख दी गई है। 2, भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट की प्रति सदन की पटल पर रख दी गई है। 3, जी नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि 9/10/98 को जितनी भी 56 लोगों को स्वीकृतियाँ जारी की गई, क्या उन सब का भुगतान उन 56 व्यक्तियों द्वारा उठा लिया गया है? एक। दूसरा, जिन 17 लोगों का भौतिक सत्यापन होना पाया जाते हैं, वहाँ पर एक भी शौचालय नहीं बना है। यदि नहीं तो इस संबंध में क्या कार्रवाई करेंगे? तीसरा, अशोक, घनश्याम, ब्रजमोहन, कमलेश, रेवड़ा, बोध्या, मोहन, जिनको बामनवास पट्टी कला और पट्टी खुर्द का बताया गया है, वो वहाँ के रहने वाले नहीं हैं और उन सबको भुगतान कर दिया गया है। यदि हाँ तो इस संबंध में आप क्या कार्रवाई करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि केवल मात्र 17 व्यक्ति को ही भुगतान किया गया है, 56 व्यक्तियों को भुगतान नहीं किया गया है। 56 व्यक्ति, पहला प्रश्न उन्होंने पूछा कि सभी को कर दिया गया है, तो केवल मात्र 56 में से 17 व्यक्तियों को ही भुगतान किया गया है। 17 व्यक्ति जिनको भुगतान किया गया है उसकी सत्यापन कॉपी आपके रख दी गई है, जिसमें वहाँ के सरपंच, वहाँ के जेईएन, उन सब के उसमें दक्षत है VLW के कि वो काम वहाँ पर कंप्लीट हुआ है। फिर भी यदि आप कह रहे हैं काम कंप्लीट नहीं हुआ तो आप मुझे सूचना कर दें, मैं दोबारा जांच करवा के उनके खिलाफ। मंत्री जी, मौके पर निर्माण ही नहीं है। मैं माननीय करोलीलाल जी, आप जो कह रहे हैं इसी संबंध में मैं मेरी बात सुन लें माननीय सदस्य, मैं आपको ये निवेदन कर रहा हूँ कि जो रिपोर्ट है उसका आपके सामने प्रस्तुत कर दी है, आप मुझे राइटिंग में लिख के दे दें, मैं दोबारा जांच करवा लूंगा, उसके खिलाफ कार्रवाई कर लूंगा। आप जो कह रहे हैं उसकी सत्यता का जांच का तरीका यही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जिन व्यक्तियों के नाम और गांव अलग अलग थे, जो वहां के रहने वाले नहीं थे, उनके नाम से स्वीकृति जारी हुई। 56 व्यक्तियों में से 17 आदमियों का तो भौतिक सत्यापन हो गया, परंतु मैं सवाल यह कि स्वीकृति जारी हुई, उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? स्वीकृति का प्रश्न अलग है। 17 को जो अभी तक जो है ये निर्माण के लिए धनराशि दी है, उस 17 में से जो भी आप नाम जो गिन रहे थे, तो वो 17 वहां के रहने वाले नहीं है। उनमें से कह रहे थे आप 56 में से जो 6 नाम मैंने गिनाए हैं वो उस ग्राम पंचायत के रहने वाले नहीं, कहीं और जगह के, और उनको 17 में से हाँ भौतिक सत्यापन में आया, वहाँ निर्माण कर लिया गया, जबकि वहाँ के रहने वाले नहीं है और उनको भुगतान कर दिया गया। ये भौतिक सत्यापन नहीं। अध्यक्ष महोदय, सवाल इस बात का है कि जो स्वीकृति निकली, सक्षम अधिकारी ने स्वीकृति निकाली, वो स्वीकृति कल जारी हुई है, आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? 17 का सत्यापन हो चुका है, वो आपको जो है सदन की मेज पर रख दिया है, वो जो है सत्यापन कर लिया है इन्होंने। अध्यक्ष महोदय, 17 में से 6 आदमी ऐसे हैं जो उस ग्राम पंचायत क्षेत्र के रहने वाले नहीं, अता पता नहीं है, उनको भुगतान कर दिया गया, निर्माण भी नहीं हुआ। मैं ये कह रहा हूँ। दो सवाल है माननीय अध्यक्ष महोदय, 2 सवाल है। मंत्री महोदय 2 सवाल है। एक सवाल तो ये कि आप सत्यापन कराया, शर्मा जी ठीक नहीं है। एक सेकंड साहब, उनका प्रश्न बड़ा रिलेवेंट है, सप्लीमेंट कर रहा हूँ उसी को। जो है आप उनका जवाब आ जाए, फिर आप जो है दूसरा जो है पूर्व प्रश्न ले रहा
माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इस बात को अप्रिशिएट करेंगे कि वहाँ की पंचायत के सरपंच, ग्राम सेवक, उन सब ने वो लिस्ट वहाँ पर इनके जो पिछली सरकार ने जो ग्राम मार्गदर्शिका दी है, पूर्व मार्गदर्शिका आधार पर प्रोविजनल लिस्ट वहाँ लगाई गई, आपत्तियाँ मांगी गई, आपत्तियाँ मांगने के बाद सूची का फाइनल हुआ गया। यदि किसी स्टेज पे वहाँ के सरपंच साहब, प्रधान साहब, संसद, एमएलए किसी ने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया हो तो मुझे कोई तकलीफ नहीं, और आप अभी पॉइंट आउट कर रहे हैं तो मैं तब अभी भी तैयार हूं इस बात को करने के लिए कि आप जो बात कर रहे हैं आप लिख के दे दें, मैं जांच करवा दूंगा, नहीं तो उसके खिलाफ कार्रवाई इसमें लिख के देने वाली कौन सी बात है? लिख के देने वाली कौन सी बात है? मैं आप जो अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय पांच आदमियों का नाम बता रहा हूँ। माननीय सदस्य आप मंत्री रहे, राठौर साहब मंत्री रहे, ये मैंने नहीं बनाई है मंत्री जी। और फिर आपकी जानकारी के लिए वहाँ के सांसद बीजेपी के थे, वहाँ के प्रधान बीजेपी के हैं, वो कह रहे हैं रिपोर्ट गलत, तो फिर जांच करा लूंगा, इससे और बड़ी बात क्या कर सकते हैं? आपके प्रधान यदि आपको गलत बात कर रहा है, आपका सांसद आपकी गलत बात कर रहा है, तो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है उसमें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कि इसमें जो वो एक मंत्री शोर मचा रहे हैं, मैं एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसमें 6 नाम मैंने ऐसे गिनाए हैं जो उस ग्राम पंचायत, उस कॉलोनी के रहने वाले नहीं, पता नहीं कहाँ के, उनको भौतिक सत्यापन में शौचालय निर्माण बता दिया गया है। मैं तो वहां का विधायक, मैं जांच करवा रहा हूँ, हाँ, हम जांच करें। मैं राजेंद्र जी, मैं माननीय सदस्य, मैं इस बात की भी जांच करा लूंगा कि आपकी पार्टी का प्रधान और आपकी पार्टी के सांसद को यह जानकारी नहीं है कि ग्राम सभा में जो प्रोविजनल लिस्ट बनी उसमें सही आदमी की जांच हुई कि नहीं हुई, उस पर आप कमेंट कर रहे हैं, मैं इसकी जांच करवा के आप सामने जांच करवा लो सब पे। इसमें क्या तकलीफ है? अध्यक्ष महोदय, सांसद को जानकारी रहे किस ग्राम सभा में किन लोगों का चयन हो, ये संभव नहीं है। सांसद के आपके प्रधान को भी नहीं है, 10,000 फिर आप क्या बोल रहे हैं? आपके पंचायत समिति के प्रधान को भी नहीं है। ये जरूरी नहीं माननीय राठौर, माननीय मंत्री जी, खिलाफ आप जांच करवाना चाहते हैं नहीं चाहते? माननीय मंत्री जी, जांच करवाना चाहते हैं नहीं करवाना चाहते, स्वीकृतियां जो गलत हुई, इतनी सी बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वो ग्राम मुझे जांच करवा ली। ऑर्डर प्लीज। हाँ, जांच तो करने दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, बीच में नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 56 व्यक्तियों का जिनका चयन किया गया है, उन 56 व्यक्तियों का नाम प्रोविजनल लिस्ट में ग्राम सभा में लगाया गया। मैं नहीं मानता कि उस ग्राम सभा में भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं होगा। मैं मानता हूं कि उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। जो लिस्ट प्रोविजनल लगाई थी, यदि उस लिस्ट में नाम गलत थे तो ऑब्जेक्शन करने की उनको छूट थी, उसका जांच हुई है, एडीएम ने जांच करने के बाद प्रोविजनल लिस्ट को अप्रूव किया। आप फिर भी कह रहे हैं कि उसमें गलत है, तो मैं उसकी जांच करवा लूंगा, उससे ज्यादा बड़ी बात करेंगे। ठीक है। मेरा एक सवाल ये है, एक तो माननीय मंत्री महोदय आपने कहा कि यदि ऐसा हो तो मुझे लिख के दो, तब जांच करूंगा। श्री महेश जोशी, हाउस में अगर कोई बात आती है, प्रश्न ही समाप्त हो गए। अच्छा, दो जांच होंगी साहब, इसमें दो जांच होंगी। एक जांच तो ये होगी कि जो आपके कुछ नियम बने हुए हैं, उन नियम के आधार पर मैंने दूसरा प्रश्न होता जो है चयन होता है, तो वो जो चयन हुआ या जो गलत दे दिया गया, जो वहाँ के रहने वाले नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। श्री जगमाल सिंह। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या, मैं स्टेट एग्रीकल्चर मिनिस्टर हूँ। बात नहीं करें एक दूसरे से आप। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या के भाग 1 में विज्ञापन संख्या 1/95 द्वारा अलग अलग संकाय के डीन एवं निदेशक डायरेक्टर के पद विज्ञापित किए गए थे। विज्ञापन की प्रति एनेक्चर 1 में संलग्न है। भाग संख्या 2, उक्त विज्ञापन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के लिए क्रमशः 16%, 12% एवं 21% की दर से विद्यमान रोस्टर प्रणाली के अनुसार था। अध्यक्ष महोदय, मंत्री का जवाब बड़ी सफाई से आया है। पहला मेरा प्रश्न है, इसीलिए मैं चाहता था कि कृषि मंत्री जी हरियाणा के मंत्री भी रहे, अनुभव है, वो उलझ लेंगे मेरे से। का ख्याल है
मैं दाईं तरफ देखता ही नहीं। अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है कि नहीं, ये तो अलवर का ही चौधरी मानते हैं, हम इनको भरपूर कर। आपने जो बताया, क्या विज्ञापन संख्या 1/95 में जो रिक्तियां आपने निकाली थी, ये आपने जवाब दिया है, क्या उनका चयन कर लिया गया है? यदि नहीं तो विज्ञापन संख्या 295 जो जारी हुआ प्रोफेसरों का पद के लिए, 324 पदों के लिए, क्या ये सही है कि ये खुद चयनित नहीं हुए, वैकल्पिक व्यवस्था, टेम्परेरी व्यवस्था के तहत ये काम कर रहे हैं और इन्होंने 324 प्रोफेसरों की नियुक्ति दे दी? जब इनका चयन नहीं हुआ है तो कुलपति के अधीन अंडर प्रेशर इन्होंने क्या सही काम किया होगा? दूसरा मेरा आपसे प्रश्न ये है कि आपके सरकार के सर्कुलर जारी हुए जिसमें ये साफ साफ कहा, आपने इसमें जवाब दे दिया मुझे कि 16%, 12% और 21% का हमने विज्ञापन में खोल दिया था। मंत्री महोदय, मैं आपके सर्कुलर को ही पढ़ के बता रहा हूं कि रिजर्वेशन की जो पोस्ट होती है वो समस्त विज्ञप्ति में काडर की पोस्ट होती है। किन किन काडर के लिए किन किन व्यक्तियों का चयन किया जाना है और उसमें कितना कितना प्रत्येक पद में, प्रत्येक विज्ञप्ति में आपको ये लिखाना पड़ता है कि डायरेक्टर के लिए इतना रिजर्वेशन होगा, प्रोफेसर डीन के लिए इतना रिजर्वेशन होगा। आपने इकजाई कर दिया। मैं आपका सर्कुलर नंबर F15 ब्रैकेट में 24 DOP A/A 2/75 की तरफ ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, जिसमें आपने पैरा नंबर 4 का C देखिए, जिसमें इस सर्कुलर में बाकायदा ये कहा गया है कि अगर कोई पोस्ट निकलती है तो उन पोस्ट का इकजाई आप रिजर्वेशन के लिए घोषणा विज्ञापन में नहीं निकालेंगे। प्रत्येक पोस्ट के लिए अलग अलग विज्ञापन में आपको निकालना पड़ेगा कि डायरेक्टर का जो वैकेंसी निकली है इसके लिए इतने पद आरक्षित होंगे, OBC के लिए, SC के लिए, ST के लिए, और डीन के जो वैकेंसी आपने निकाली उसके लिए अलग से ये आपको बताना होगा कि डीन पद के लिए इतना OBC का चयन होगा, इतना SC का होगा, इतना परसेंट चयन ST का होगा, SC का होगा। यही नहीं है कृषि मंत्री जी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश हुए, सुप्रीम कोर्ट की पालना में आपके विभाग ने, आपकी सरकार ने एक ऑर्डिनेंस, ये सर्कुलर जारी किया, इसको भी मुलायजा फरमा लें आप। नंबर F15 ब्रैकेट में 24 DOP/A 2/75, उसका पैरा सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन DOP विभाग ने जो सर्कुलर जारी किए हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को या चयनकर्ता के अथॉरिटीज को, उसमें पैरा नंबर 3 का मुलाजा फरमाए, जिसमें ये साफ कहा है, सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग, सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो था वो कोर्ट किया है, इसमें ये साफ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर वैकेंसी डीन की निकाली, जैसे एग्जाम्पल के बतौर आपने डीन की निकाली और डायरेक्टर की निकाली, तो उसमें इकजाई आप 16, 12 और 21 का रिजर्वेशन नहीं दे सकते। जितने डीन की पदों की नियुक्ति रिक्तियां हुई थी, खाली स्थान थे, उसमें डीन को आपको बताना चाहिए था कि इतने डीन होंगे, इतना रिजर्वेशन डीन के कोटे में SC, ST और OBC का होगा। मेरा कहने का मतलब कि हर पद के लिए होना चाहिए था। आपने गोलमाल जवाब दे दिया कि हमने तो विज्ञापन में निकाला था। दूसरा मेरा प्रश्न ये है, नेचुरल जस्टिस के हिसाब से भी कृषि मंत्री जी, जो आदमी चयन नहीं हुआ, जो आदमी दिहाड़ी पर काम कर रहा था कृषि विश्वविद्यालय में, उसने 324 प्रोफेसरों की नियुक्ति कर दी, और क्या उसने अंडर प्रेशर, कुलपति के अंडर प्रेशर काम नहीं हो, क्योंकि उनकी नियुक्तियां बकाया पड़ी थी। और आश्चर्य तो ये है कि 15 साल से कृषि विश्वविद्यालय में OBC, SC और ST के लोगों को उपेक्षा करने के लिहाज से 15 साल से इन पदों पर आज तक भी नियुक्ति नहीं हुई है। जो 95 विज्ञापन निकाला था, इन पर आज भी कोई चयन नहीं हुआ है। तो ये व्यवस्था क्या है? OBC को, SC को और ST को, अपर क्लास के जितने अधिकारी हैं, किसी न किसी रूप में मारना चाहते हैं।
आपसे कम उपेक्षा उम्मीद करूंगा कि इस पे मुझे साफ साफ सदन को अवगत कराए। अध्यक्ष महोदय, मोहतरम स्पीकर साहब, मैं बड़े अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि ये ठीक है कि जो व्यक्ति निकली थी उसके तहत चुनाव और जो सिलेक्शंस हैं वो नहीं हुए, लेकिन मेरा ख्याल है मैं आपके मार्फत माननीय सदस्य को ये अर्ज करना चाहता हूं कि जहां तक यूनिवर्सिटी का ताल्लुक है उसमें महामहिम चांसलर साहब ही उस काम को देखते हैं, और अगर वो चाहें तो मैं एक्ट पढ़ दूं जिसमें लिखा हुआ है। एक्ट तो मैं पढ़ लूंगा, कानून दी चांसलर, मैंने तो जो प्रश्न पूछा है रिप्लाई आप कर दें। मैं जवाब दे रहा हूं माननीय सदस्य और स्पीकर साहब के मार्फत आपको दे रहा हूं। दी चांसलर में गिव एनी डायरेक्शन, take any action and do anything that may be necessary under the provisions of this act and the statutes। तो ये जो भी महामहिम के तहत जो उन्होंने वक्तन टाइम टू टाइम जो इंस्ट्रक्शन जारी किए उसके तहत यूनिवर्सिटी चल रही है। ये मेरा अर्ज करना। रिजर्वेशन को कोई नहीं देगा, फायदा ही नहीं मिलेगा, वाइस चांसलर सब कुछ हो जाएगा, फिर सरकार का के लिए। अभी तो अध्यक्ष महोदय मेरा जवाब ही नहीं आया, क्या कैटेगरी वाइज हुई क्या? मेरे क्वेश्चन का जवाब ही नहीं था। और आपकी नॉलेज के लिए कृषि मंत्री जी एक को अर्ज कर देता हूं आपको, ये मैं टेबल कर रहा हूं गवर्नर का लेटर, और गवर्नर के लेटर आप कहते हैं ना कि गवर्नर, माननीय कृषि मंत्री जी, गवर्नर के लेटर्स की ये मैं टेबल कर रहा हूं कृषि विद्यालय में अवहेलना हुई है, और ये जो जगमाल सिंह जी साहब ये जो टेबल कर रहा हूं गवर्नर का लेटर, जो गवर्नर बिल्कुल सही बात है कि जो आदमी राजस्थान कृषि जो विश्वविद्यालय शख्स को खुद लिखा, सेलेक्ट नहीं हुआ है वो कैसे, क्या हुआ? जब गवर्नर ही इंचार्ज है और गवर्नर के इंस्ट्रक्शन से ही कृषि विश्वविद्यालय चलती है, तो मैं ये टेबल कर रहा हूँ इस लेटर का। आप नहीं, अभी टेबल पे नहीं, टेबल पे नहीं, आप नहीं। मैं माननीय कृषि मंत्री जी से एक बात जानना कोई भी चाहूंगा। माननीय सदस्य प्लीज टेक योर सीट। मेरे कोई भी माननीय सदस्य, तक तो आप उठाते रहे इस मामले में, और हाँ पक्ष में जाते हैं, आपको क्या हो गया इसमें? जिस दस्तावेज का उल्लेख करते हैं, आप बताइए इस मामले में। कृषि आसन पैरों पे, सिर माथे पर, इसमें कोई जिस दस्तावेज का उल्लेख करते हैं सदन की मेज पर अगर रखना चाहते हैं तो पहले आपको जो आसन से अनुमति लेनी चाहिए। बिना आसन की अनुमति से कोई भी माननीय सदस्य, सॉरी मैं एक्सक्यूज करता हूं सर, मैं वापस लेता हूं। नहीं, वापस नहीं, मुझे दे दीजिए, मैं इनको दे दूंगा। मैं एक्सक्यूज कर रहा हूं। नहीं, अब तो आपने रख दिया है, अब हम भिजवा देंगे, लेकिन भविष्य में जो है मेरे से अनुमति ले लीजिए, और अगर मैं अनुमति देता हूं तो आप सदन की मेज पर क्षमा याचना कर, आपने आज रख दिया है तो कोई बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, फिर उधर से कोई सवाल उठेगा तो रख दिया, फिर मुझसे कहा जाएगा कि सदन का वक्त कीमती बेकार हो रहा है। आपकी नजरों में मेरा जवाब आ गया क्या? मुझे संतुष्ट कर ये दिया, जवाब दे दिया। मामला हर विधानसभा में उठाया जाता है, और उठाया जाता है, उसके बावजूद कुछ भी रिजल्ट यहाँ पर हमें मिलता नहीं। ये फिर हम निवेदन करते हैं, ये हमारे हक और हकूक का सवाल है, इसको आप बिल्कुल लाइट से नहीं ले इस तरीके से, इसलिए इसका पूरी तरीके से इसका हमें जवाब दें, सेटिस्फाई करें। जी ने जवाब दिया। अध्यक्ष महोदय आपसे व्यवस्था चाहूंगा, आप संतुष्ट है क्या मेरे प्रश्नों का जवाब? अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय कृषि मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि उनको इस मामले में ये जो सारी कार्रवाई हुई थी वो भारतीय जनता पार्टी के कार्य में हुई थी। कम से कम आज की तारीख में तो क्या है कि आगे के विज्ञापनों के अंदर बराबर जारी किया जाएगा ऐसी आपने परमिट कर दिया है क्या डॉक्टर साहब को बोलने के लिए? कम से कम डॉक्टर साहब मेरा जवाब तो आ जाए, फिर सप्लीमेंट्री पूछ लेना आप। जो बात आप कहना चाह रहे हैं, मूल प्रश्न करता मैं हूँ, कम से कम मैंने जो सप्लीमेंट्री पूछी उसका जवाब तो मंत्री जी दे दे। आपने नया पक्ष जोड़ दिया कि गवर्नर के अधीन ही कृषि विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय। मैंने गवर्नर का वो पत्र आपको दे दिया जिसमें गवर्नर ने इस पर ऐतराज किया, और वो गवर्नर का लेटर मैंने आपको। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बड़ा मौलिक सवाल खड़ा किया है। यूनिवर्सिटीज के अंदर चांसलर को सब पावर्स दी हुई है, और उन्होंने आप एक व्यवस्था बेसिक क्वेश्चन खड़ा किया है। ऑनरेबल मिनिस्टर हैज रेज्ड अ वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन। अध्यक्ष महोदय, ये वास्तविकता है, अकाउंटेबिलिटी तो गवर्नमेंट की होती है,
उन्होंने आज बड़ा सपाट तरीके से कह दिया साहब चांसलर महोदय करते हैं, आप ये सदन इस पर विचार करें। क्या कर सकती है गवर्नमेंट? फोर्स कर सकती है यूनिवर्सिटी को, सिंडिकेट को फोर्स कर सकती है, सेनेट को फोर्स कर सकती है, वाइस चांसलर को फोर्स कर सकती है। यानी इन सब बातों को आप समझिए। मैं तो समझता हूँ मिनिस्टर का जवाब बिल्कुल सही है, इस सदन को इस पर विचार करना चाहिए। अगर आपको वाकई में कोई अकाउंटेबिलिटी लानी है तो यूनिवर्सिटी के एक्ट में तरमीम करो, ये तो सर्वोपरि इसके विधानसभा के सक्षम है। भाई मैं समझता हूँ माननीय मंत्री जी का सवाल बिल्कुल तो मंत्री जी ने जवाब दिया कि गवर्नर का टोटल प्रभुत्व रहता है। मैंने गवर्नर के लिखने के बाद भी अगर कुछ नहीं किया तो फिर आप क्या, पहली बात आपने ये स्वीकार कर लिया, ये तो आपने अपने उत्तर में स्वीकार किया कि कैटेगरी वाइज पोस्ट वाइज रिजर्वेशन हमने विज्ञापन में नहीं निकाला। क्यों नहीं निकाला? और जिसने नहीं निकाला, जो उसने नहीं निकाला अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हुए भी गलत तरीके से विज्ञापन निकाला और गलत तरीके से चयन की प्रक्रिया अपनाई, उन अधिकारियों के खिलाफ सरकार क्या कार्रवाई करेगी ये बता दें आप। हाँ भाई बोल लो नहीं है अध्यक्ष महोदय, चांसलर गवर्नमेंट की एडवाइस से बाउंड नहीं है, गवर्नर तो है इन डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज, लेकिन अध्यक्ष महोदय सुप्रीम कोर्ट ही कहता है। अध्यक्ष महोदय 36 तो प्रोफेसर्स ले लिए, इसलिए परमिट कर रहे हैं साहब। इनने एक सप्लीमेंट्री पूछ लिया, क्वेश्चन इनका नहीं, और इनका स्वरूप अंतिम जो शब्द है इनके नाम के सामने व्यास, वो इनके सामने आ रहा है। माननीय अध्यक्ष इनका महोदय, क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन है ओबीसी, एससी और एसटी के लोगों का जो हक मारा गया, उनके मारने के लिए फिर कौन है? गवर्नर के लेटर की उपेक्षा करता है वाइस चांसलर। कृषि मंत्री का आदेश नहीं चलते, मुख्यमंत्री और राजस्थान की सरकार के आदेश नहीं चलते। फिर अध्यक्ष जी हमको बतवा दीजिए कि वाइस चांसलर पर कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन है? गवर्नर का नहीं है, कृषि मंत्री नहीं है और सरकार नहीं है, फिर चांसलर के अथॉरिटी कौन है जो कंट्रोल करती है? माननीय अध्यक्ष महोदय 36 तो प्रोफेसर्स का सिलेक्शन हो चुका, 50 एसोसिएटेड प्रोफेसर्स के चयनित हो गए और 223 में से सहायक पदों में से 3 आरक्षित श्रेणी में से कुछ भी हमारा लिया नहीं गया। अब ये बार बार जो हमारा ये उठता है, फिर उधर से माननीय कोर्ट के आदेशों की अवहेलना हुई। अगर आप परमिट करें तो मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश रखूं। माननीय अगर आप शांति परमिट पहाड़िया करें तो जी गवर्नमेंट कहेंगे ऑफ राजस्थान ने जो सर्कुलर निकाले उनको टेबल कर दूं। बर्बाद हो रहा है। आपकी परमिशन हो तो मैं दे दूं, मैं रख देता हूँ, टेबल कर देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना जो आदमी करे उसके, यानी कि वो चांसलर आपका खुदा ही होगा। आखिर हम अपने हक हकूक की बात भी नहीं करें महोदय, गारंटी क्या कि आगे तो विज्ञापन ठीक निकलेंगे? अगर बात आगे की है, बात जो पीछे हुआ उन पे तो सजा की जाए, लेकिन आज भी अगर विज्ञापन इसी तरह से निकलते रहेंगे 16, 12, 18 वो तो और इसी तरह ओबीसी का हक मारा जाएगा तो ये सरकार जो ओबीसी की बात कर रहे हैं, लीड की हुई सरकार है, उसका क्या होगा? चाहिए अध्यक्ष महोदय। प्रकार के बार बार अवॉइड की जाती है और कोई सहारा लिया जाता है, इसके लिए कोई तो व्यवस्था की जानी चाहिए। मिलनी चाहिए। तो आरक्षित वर्ग है, एसटी, एससी, आरक्षित वर्ग को क्या मिलेगा? डॉक्टर करण सिंह जी ने कहा पिछला जो वो 2 पोस्टें निकाल लेते हैं, 6 पोस्टें निकालते नहीं है, किसमें क्या घोटाला कर देते हैं, किसमें क्या। अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न से संबंधित एक आपको सूचना और दे रहा हूँ, पूछ रहा हूँ मैं प्रश्न। चांसलर की ताकत कितनी है? उनके अधिकारों को छीना जा रहा है। माननीय बीडी कल्ला साहब पद बनते हैं उनको देना चाहिए। चापलूसी करने, जबकि मंत्री आज तक यूनिवर्सिटी की किसी कमेटी का मेंबर नहीं रहा। पिछले दिनों बीडी कल्ला साहब जो आपके सरकार के मंत्री हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय की कमेटी में एज ए मेंबर जाकर बैठे को प्रिजाइड किया चांसलर ने। अध्यक्ष महोदय, कैबिनेट मिनिस्टर मेंबर के हैसियत से बैठा, बता दीजिए कभी अशोक जी बैठा हो तो। 100 एमएलए को आप डेप्यूट करते हैं, लेकिन इसलिए कि चांसलर पर कोई नकेल नहीं है, इसलिए मंत्री जी कमेटी में शामिल हुए राजस्थान विश्वविद्यालय की में, और अपने लोगों को चयन कराने की सिफारिश की। ये हालात तो सरकार के बनते जा रहे हैं। तो मैं अशोक जी आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि जो चीज अपने मंत्रियों पर छोड़ी, इनको खुली छूट तो दीजिए, लेकिन नकेल जैसे आपने सारे विभाग छोड़ दिए, नकेल जरूर अपने पास रखिए, वरना आपको पता ही नहीं लगेगा होता क्या है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा चयन होना चाहिए 115 का, और हमारा चयन हो नहीं रहा। मैं शासन पैरों पर मैं कह रहा हूँ कि प्रश्न जो है माननीय मंत्री जी ने उत्तर ये दिया है
not as a governor but the chancellor under the act. आपके कहने का अभिप्राय ये है कि क्योंकि ये यूनिवर्सिटी का मैटर था और चांसलर के वक्त में ये विज्ञप्ति निकली थी, कितने लोगों की निकली कितने लोगों की नहीं निकली वो विज्ञप्ति मेरे सामने नहीं है, क्योंकि चांसलर यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमस बॉडी है और सीधा डायरेक्ट जो है स्टेट गवर्नमेंट उसमें दखल नहीं कर सकती। प्रश्न ये मनमानी चलती रहेगी अध्यक्ष महोदय। गवर्नर का इसलिए गवर्नर साहब का जो है देखो गवर्नर का अध्यक्ष महोदय फिर ये किस सूची में आता है हमें ये बता दें। महामहिम किस सूची में आता है? ये समवर्ती सूची के द्वारा ये कौन सी सूची में आता है फिर ये सवाल? सदन की और गवर्नमेंट के क्षेत्राधिकार से अगर हम विधानसभा में भी ये सवाल नहीं उठा सकते, विधानसभा इसका हल नहीं कर सकता और आपके किस सूची के तहत आता है ये आरएफसी ये तो सारे फिर तो ऑटोनॉमस बॉडी है, फिर तो इन पर सरकार का नियंत्रण ही नहीं है विधानसभा में, इसके क्वेश्चन और ये तो कुछ भी नहीं हुई बात। फिर नियंत्रण बॉडी तो यही है, विश्वविद्यालय ऑटोनॉमस बॉडी है लेकिन उसके सारी ऑटोनॉमस बॉडी चाहे यूनिवर्सिटी हो चाहे कॉर्पोरेशन हो, इसका मतलब तो ये रिजर्वेशन का हनन करते रहेंगे, आरक्षित वर्ग को कोई फायदा नहीं देंगे, इनकी मनमानी चलती रहेगी। चेयरमैन गवर्नर है कौन करेगा और इसके जवाब मंत्री जी दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय सदन में हम ये माने मंत्री जी से कहो फिर यहाँ सदन के जवाब क्यों दिया फिर हमारा से ओबीसी एससी और एसटी के हकों की रखवाली या सुरक्षा नहीं कर सकते। अभी इसकी बात छोड़िए, ये डॉक्टर साहब बैठे आपका आ रहा है कल 108 वैकेंसीज निकाल दी कनिष्ठ लेखाकार की और मिनिमम क्वालिफिकेशन रख दी कॉमर्स से फर्स्ट क्लास। ये ऐसा आईएएस में भी नहीं होता है, कॉमर्स बीए रख दो, तो हर जगह रख रहे हैं, रिजर्वेशन भी कर दिया ना। चलो अध्यक्ष जी ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। अगर यूनिवर्सिटीज के प्रश्न को हम इस तरह कह के छोड़ देंगे कि चूंकि गवर्नर का डायरेक्टिव है, चांसलर का डायरेक्टिव, हमारा विधानसभा में आने का कोई मतलब नहीं है। सरकार को जवाब देना चाहिए, सरकार को कहना होगा कि हम ओबीसी माननीय मुख्यमंत्री जी भी पिछड़े वर्ग से हैं, मुख्यमंत्री जी पिछड़े वर्ग से हैं देने का आश्वासन देना चाहिए और माननीय अध्यक्ष महोदय सब प्रकार के अत्याचार आप भी पिछड़े वर्ग में आना चाहते हैं। यहाँ चर्चा नहीं गवर्नमेंट को कोई आश्वासन देना पिछड़े वर्ग में आना चाहते हैं कि भविष्य में ऐसा करेंगे, इरेगुलरिटी हुई तो पुनः जांच करेंगे, इसको बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। जो ओबीसी के लोगों का हक कटा है उसके अनुसार नई भर्तियां केवल ओबीसी के लोगों की निकालनी चाहिए। तो फिर आपने किस हैसियत से जवाब दिया ये विधानसभा में? अध्यक्ष महोदय आप अगर निर्देशित करें तो मैं बैठ जाऊं, इस क्वेश्चन का तीसरी समझ ली जाए। आप बैठ जाएंगे, ये सोशल जस्टिस का सवाल है अध्यक्ष महोदय कि बैठ जाए साहब, ये क्या मतलब हुआ? आप बैठ जाएंगे तो हम नहीं बैठेंगे। जगपाल सिंह जी, अध्यक्ष जगपाल सिंह जी, अगर आप बैठ जाएंगे तो हम तो नहीं बैठने वाले इस मसले पर। ऐसे तो ओबीसी के लोगों का गला कटता रहे, कुछ सुनने वाला ही नहीं होगा। ये अत्याचार कब तक होता रहेगा? इससे बड़ा क्या अत्याचार होगा? हजारों ओबीसी के लोगों का भविष्य खत्म हो गया। हमारे पास इससे बड़ा कोई सवाल नहीं है कि ये बात कह करके सदन के अंदर चुप कर दिया जाए बस। राज्यपाल के आदेशों की धज्जियां उड़ रही हैं। आखिर में क्या करें? अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करना चाहता हूं, जैसा कि आपने कहा चांसलर के खिलाफ सरकार कार्रवाई नहीं कर सकती। अध्यक्ष महोदय तो अगर चांसलर ने कोई अवैधानिक कार्य किया है उसके खिलाफ कौन कार्रवाई कर सकता है? एक रूल 118A पढ़ना चाहता हूं कि कोई भी रेजोल्यूशन हम मूव करके गवर्नर साहब के पास भेज सकते हैं या फिर कांग्रेस ये कहे कि संविधान में संशोधन हम भी कर रहे हैं जैसे बीजेपी कर रही थी। रूल मैं पढ़ के सुना देता हूँ। स्पीकर किसी भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर को आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं उठा रहा, तो मैं तो खाली क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहूंगा कि इसके अंदर भी ओबीसी का ही राइट है क्या ज्यादातर सवाल टाइम लेने का, या इसमें भी ओबीसी का कोटा फिक्स हो जाता है? तो इसमें क्या बात कर दी आपने? अधिकारों की बात हमारा इस बात के लिए और किसका होगा फिर? आप इस तरह की बात कर रहे हो? आप सत्ता में बैठ
अध्यक्ष महोदय सत्ता में बैठे हैं, आप एक प्रस्ताव पारित कर दो कि रिजर्वेशन खत्म किया जा रहा है। आप रिजर्वेशन खत्म करने की एक प्रस्ताव ले आइए। ये क्या बात हुई? सरकार इस बारे में कैसे जवाब नहीं देगी? आपने इस तरह की बात क्या कर दी? आज ओबीसी के हितों की बात हो रही है, आप अगर उठाना चाहते हैं तो ये करके आप चुप रखना चाहते हैं। इससे ज्यादा माननीय अध्यक्ष महोदय, शासन में क्या हो सकता है? अध्यक्ष महोदय, नहीं, पर अध्यक्ष महोदय अगर कोई अपने हक की बात करना चाहता है तो ये बात कहकर चुप करने की क्यों कोशिश की जा रही है? अध्यक्ष महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा निवेदन है सरकार को इस विषय पर आश्वासन देना चाहिए। आश्वासन नहीं देना चाहिए अध्यक्ष महोदय, हमें हमारा हक मिलना चाहिए। आश्वासन क्या होता है? आश्वासन तो समिति बनी हुई है। आश्वासन कुछ पहले नहीं होता। मैंने उनको इशारा कर दिया था, भीमसा ने वाले माननीय सदस्य लखनऊ सिंह जी। क्या माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गंभीर प्रश्न है। अभी जिस प्रकार से वातावरण बन रहा है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि पिछले कई वर्षों से अन्य पिछड़ी जाति के व्यक्तियों के साथ में अन्याय और अत्याचार होता रहा है, उनके हकों की अवहेलना की जाती रही है। मैं तो इस वक्त दो टूक सरकार से ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि पिछले 5 वर्षों में और 8 वर्षों में जो अन्य पिछड़ी जाति के लोगों के साथ में जो अवहेलना हुई है, उनके हक नहीं दिए गए हैं, उनके अन्याय हुआ है, उसके ऊपर क्या वो जांच करवा करके एक श्वेत पत्र जाहिर करने का विचार करती है? मंत्री जी, श्वेत पत्र। माननीय अध्यक्ष महोदय, सारे कामों पर श्वेत पत्र जारी कर दो। इनको कह दो सरकार के बस की बात नहीं है तो सारे जितने भी पिछले 8 साल में काम हुए सब पर श्वेत पत्र जारी कर दो। कांग्रेस को तो अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस को श्वेत पत्र की बीमारी लग गई, सफेद लट लग गई, सफेद लट। इस श्वेत पत्र से तुमको क्यों डर लग रहा है? देखो बाहर है श्वेत पत्र। अध्यक्ष महोदय से बात करें, कल भी आपको हड़ताल लगी है। कम से कम आप तो ये अत्याचार मत करो, फिर आप ये अत्याचार करने की बात क्यों कर रहे हो? आप क्यों नहीं विज्ञप्ति निकालते? तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बताया कि जो इस तरह के सर्कुलर जारी हुए हैं, शायद उन्हें उसके बाद का जो सर्कुलर है वो 8 जुलाई 1998 का है, उसे भी पढ़ लें जो चांसलर महोदय ने जारी किया है। जो पहले जो जारी हुए थे, जो पहले महामहिम पहले चांसलर साहब ने जारी किए थे, उसके बाद 8 जुलाई 1998 को दूसरा सर्कुलर जारी हो चुका है, उसे भी जरा पढ़ने की कृपा करें। दूसरी बात यह है, मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि इसमें जो भी हमारे इस माननीय सदस्यों ने जो भी जज्बात यहाँ जाहिर किए हैं, इनको बिल्कुल हुबहू इसी शक्ल में जो है महामहिम चांसलर साहब को पहुंचा दिए जाएंगे। भाई सरकार इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। हम जो बात कर रहे हैं कोई जवाब फिर कोई आश्वासन पूरी तरह से। मैं मुख्यमंत्री जी आपसे कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी आप भी इसी वर्ग से हैं, कृपया अपना मौन व्रत खोलिए और इस बारे में आप कुछ बोलिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, जब पिछड़े वर्ग का व्यक्ति मुख्यमंत्री बना तो हम भी खुश हुए थे कि माननीय मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग से हैं, अब हमारे हक हकूक नहीं कटेंगे। और आप बैठे बैठे सुन रहे हैं मुख्यमंत्री जी, फिर हम किसके केवल कुर्सी बची रहनी चाहिए। बात करें, आप अपना मौन व्रत खोलिए। प्रश्न पूछिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय एक मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने कहा कि माननीय अध्यक्ष जी, ये माननीय अध्यक्ष महोदय हर बात को पिछली सरकार का कह करके न टाले। माननीय अध्यक्ष महोदय, हर बात को कार्रवाई नहीं की जा सकती, हर सवाल का जवाब जैसा कह रहे हैं। बैठो। अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता, एक तो मेरा अध्यक्ष जी आपसे आग्रह है कि आप कोई तमाम विपक्षी पार्टियों की तमाम तरह की बैठक करके अध्यक्ष जी से मैं आग्रह कर रहा हूँ कि
आप एक बार तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की एक बैठक करके मेरा निवेदन रहेगा कि क्वेश्चन आवर के अंदर अगर हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चन आंसर कराते रहें तो उससे समय का सदमे बचेगा और अधिक से अधिक क्वेश्चन को आंसर प्राप्त हो सकेंगे। अन्यथा जो है ये तो तहजीब बेंचर को छूट करेगा। जिस प्रकार का माहौल अगर सदन में बनेगा तो हम एक क्वेश्चन को लेके आंसर देने की स्थिति भी नहीं लाने दें मंत्री को, और अगर हम लोग उसी क्वेश्चन को पूछते रहेंगे बार बार सप्लीमेंट के रूप में और एक साथ में 3-4 सदस्य, मैं खाली इस क्वेश्चन के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैंने जो अनुभव किया है, तो मेरा निवेदन रहेगा कि कोई ऐसी व्यवस्था बन जाए कि पार्लियामेंट की तरह कोई बात नहीं, जवाब नहीं आएंगे तो अध्यक्ष जी पाबंद करेंगे मंत्री को। अध्यक्ष को जब आपने बैठाया है तो अध्यक्ष के पास सब पावर है, वो चाहेंगे मंत्री को पाबंद करेंगे, सरकार को पाबंद करेंगे कि आपके सवाल का आंसर आना ही चाहिए। तो ये काम अध्यक्ष महोदय का रहेगा। मेरा आग्रह है कि ये हमें तो सरकारी बेंचों को छूट करेगा, पर आपके जो क्वेश्चन पूरे होंगे नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग पूछते रहेंगे। आप तो जवाब दे दो साहब, इस सवाल ये इससे बड़ा सवाल हमारा कोई नहीं है, इससे बड़ा सवाल हमारा कोई नहीं है। अब फिर वही बात रही कि आप सवाल का जवाब सुनने के लिए तैयार नहीं। क्या मतलब है कि प्रश्न के लिए वो सही कर रहे हैं मुख्यमंत्री, आप जवाब के लिए कई नियम है, एक मतलब के लिए एक को लेकर आधा घंटा लगा देता है। आप बैठिए ना, आप सही कह रहे हो साहब, आपकी बात से हम सहमत हैं। आप बैठिए, मैं बात पूरी करूं। मेरा निवेदन ये है, वो मैंने अध्यक्ष जी को कह दिया। जहाँ तक इस सवाल के संबंध में आपने जो भावना प्रकट की है, मैं आपको इतना निवेदन कर दूं कि कृषि मंत्री जी ने जो जवाब दिए वो शैक्षिक पोषण के आधार पर दिए। गवर्नर साहब ने एक सर्कुलर निकाला पहले, उसके बाद नए गवर्नर साहब आए, उन्होंने दूसरा सर्कुलर निकाला, इसलिए ये पोजीशन बनी। और ये इस सरकार के वक्त की बात नहीं, पिछली सरकार के वक्त की बात है। जहाँ तक सवाल है कि भविष्य में क्या होना चाहिए, जब डॉक्टर करण सिंह जी ने जो बात कही, मैं आपको इतना आश्वासन दे सकता हूँ कि जो सदन की भावना है उससे नए गवर्नर साहब को भी अवगत कराया जाएगा। और सरकार की मंशा क्या है, सरकार की मंशा के अनुरूप कैसे काम हो, वो गवर्नर साहब से निवेदन किया जाएगा। पर मैं आपको इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है, जिसके इंटरप्रिटेशन की बात है, पिछले वाले गवर्नर साहब ने अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन किया है, नए वाले गवर्नर साहब ने अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन किया था, तो इंटरप्रिटेशन की बात है वो भी उनके सामने रखी जाएगी। उसके बाद में जो भी फैसला होगा तब मैं आपको सदन को अवगत कराऊंगा। गवर्नर साहब ने जो सर्कुलर जारी किया वो गलत किया। आपने नए राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल की कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने ये सदन को ये मुख्यमंत्री के जवाब से संतुष्ट हैं। सर्कुलर जारी करके ओबीसी के लोगों का हक मारा है। कर दिया है। इंटरप्रिटेशन जो है प्रश्न चिन्ह नहीं है, इंटरप्रिटेशन का है, इंटरप्रिटेशन सब किया है, इंटरप्रिटेशन 8 जुलाई इंटरप्रिटेशन सब किया है, प्रश्न चिन्ह नहीं है ना कि गवर्नर के ऊपर कोई टिप्पणी की है। अध्यक्ष महोदय क्या है, अध्यक्ष महोदय मुख्यमंत्री जी, ये सारे काले कारनामे इनके थे, आप सुधार लोगे, मैं आपको साधुवाद देता हूं। मुख्यमंत्री जी ने, ऑर्डर प्लीज, मुख्यमंत्री जी ने महामहिम राज्यपाल के बारे में या कोई आरोप नहीं लगाया है, नहीं आरोप नहीं। आप क्या, मैं खड़ा हूँ, टिप्पणी कर रहे हैं आप, प्लीज चेयर ऑन लेग्स, आसन पैरों पर, आसन पैरों पर, आने वाले माननीय आसन पैरों पर, अध्यक्ष महोदय हिंदी भाषा का सामान्य ज्ञान आने वाले माननीय आसन पैरों पर, आसन पैरों पर। गृह मंत्री जी धमकी मार रहे हैं साहब सदन में। धमकी क्या? गृह मंत्री जी सदन में धमकी बोलने पे चेतावनी दिया, आपको चेता रहा हूं, आप खड़े हो, आप असत्य बोल रहे हैं और आप जो पर गृह मंत्री धमकी मार रहे हैं।
सदन की धमकी मार रहे गृह मंत्री जी। गृह मंत्री जी धमकी मत दीजिए, रक्षा करो। धमकी आई मिलेगी, यही काम करते हो तुम। आसन पैरों पे खड़ा है और गृह मंत्री जी धमकी मार रहे, धौलपुरी धमकी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और सदन के नेता ने सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशन के बारे में बात कही, उस जजमेंट को लेकर। वो चांसलर है इसलिए वो राज्यपाल है, और महामहिम राज्यपाल के कंडक्ट को हम यहाँ डिस्कस सदन में नहीं कर सकते। उन्होंने डिस्कस नहीं किया, उन्होंने कहा कि इंटरप्रिटेशन हुआ है। मैं सरकार से ये निवेदन करूंगा कि रेलेवेंट यूनिवर्सिटीज़ के विधेयक, उसके अंतर्गत बने हुए नियम, ऑर्डिनेंसेस और स्टैट्यूट, कुछ स्टैट्यूट यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट वगैरह को अधिकार है, कई गवर्नमेंट को भी उसमें अधिकार है। अगर कोई आवश्यकता हो उन विधेयक के संबंध में कहीं कोई संशोधन लाने की आवश्यकता हो इस रिजर्वेशन को मामले को लेकर के, तो उस बात को भी जो है लीगली एग्जामिन किया कर लेना चाहिए। श्री हीरा सिंह चौहान। प्रश्न संख्या 27। एक, जी हाँ, राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निजी बसों का संचालन मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 88(8) व 88(9) के अंतर्गत क्रमशः स्पेशल अस्थायी अनुज्ञा पत्र एवं पर्यटक अनुज्ञा पत्र प्राप्त कर किया जा सकता है। निजी बसों के संचालन के लिए सरकार द्वारा उक्तानुसार अनुज्ञा पत्र जारी किए गए हैं। 2, जी हाँ, राष्ट्रीयकृत राजमार्गों पर मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 88(8) एवं 88(9) के अंतर्गत निजी वाहन स्वामियों को बस संचालन के लिए अनुज्ञा पत्र देने का प्रावधान किया हुआ है। संबंधित नियम परिशिष्ट क पर संलग्न है। 3, ये सही है कि चेकिंग के दौरान बिना अनुज्ञा पत्र के एवं अनुज्ञा पत्र की शर्तों के उल्लंघन करते हुए उक्त मार्गों पर बसें संचालित पाई गई है। इस प्रकार के संचालन को रोकने के लिए समय समय पर परिवहन विभाग द्वारा विशेष अभियान आयोजित किए जाते रहे हैं। 4, राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निजी बस संचालन के लिए जारी अनुज्ञा पत्र का विवरण परिशिष्ट ख पर संलग्न है। 5, निरीक्षण अभियान के दौरान बिना परमिट अथवा परमिट की शर्तों के उल्लंघन करने वाली बसों के संचालन की संख्या में कमी होना स्वाभाविक है। इस प्रकार के संचालन को बढ़ने से रोकने के लिए राज्य सरकार सतत प्रयत्नशील है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके मार्फत माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि एक तो आपने जो सूची दी है उसमें स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की निजी बसों के शामिल लिए, जिससे ये मालूम नहीं पड़ता है कि किसको आपने टेम्परेरी लाइसेंस दे रखा है, किसको परमानेंट लाइसेंस दे रखा है। दूसरा, आपने प्रश्न संख्या 4 में ये स्वीकार किया है कि बहुत सारी निजी बसें बिना अनुज्ञा पत्र के चलती है। अब ये बिना अनुज्ञा पत्र से जो बसें चल रही है, ये कितने समय से रोड पे चल रही है? क्या इस प्रकार की बसें चलने के लिए कोई मिली व्यक्ति के बिना बस नहीं चल सकती? तो इस प्रकार की बसें क्यों चलती है? दूसरा, ये जो निजी बसों को आप परमिट जारी करते हैं, क्या उनका रूट चार्ट, स्टॉपेज, यहाँ से जो बसें चलती है, हमने कई जगह देखा है कि जगह जगह पर वो बिना इसके चलती है। नहीं, ऐसा किया होगा, पहले वालों ने कुछ कर दिया, हम तो आपसे मांग कर रहे हैं, उस बात को आपको रिपीट नहीं करनी चाहिए।
पहले वाले ने तो खत्म कर दिया रोडवेज को, खा गए। माध्यम से मैं जो बोल रहे हैं सदस्य, माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूँ क्या कि पिछली सरकार ने अगर कोई गलत किया तो क्या वो परिपाटी जारी पूरा होने रखेंगे? दो भाई। क्या इस परिपाटी को जारी रखना चाहते हैं? क्या प्राइवेट बसें हैं? अध्यक्ष महोदय, सरकार की यही जवाबदेही होती है कि पिछली सरकार ने गलत कर दिया इसलिए हम भी गलती करते रहेंगे। ये जो इस गलती को क्या सुधारने का कोई प्रावधान क्या रखेंगे? इन्हें या इनका भी अपना कोई मापदंड है? क्या इन प्राइवेट बसों की जगह रोडवेज बसें, जो भी राष्ट्रीयकृत राजमार्गों पर भी प्राइवेट बसें चल रही है, क्या उन पर रोडवेज की बसें संचालित करने के लिए सरकार क्या सोच रही है, क्या विचार कर रही है? और अंत में मेरा आपसे सवाल है, ब्यावर से भीलवाड़ा, रायपुर से जोधपुर, सोजत से बिलाड़ा इत्यादि ये जो मार्ग है, क्या इनको भी सरकार राष्ट्रीयकृत घोषित करेगी? 10 का सटीक जवाब है कि छाछ तो बोलता है लेकिन छलनी कभी नहीं बोला करती। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य के ध्यान में लाना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी तरफ से जो परिशिष्ट ख के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दी है उससे वो समझ नहीं पाए हैं। तो उसके खिलाफ है यार। अस्थायी स्पेशल अनुज्ञा पत्र 88(8) के अंदर जो दिए गए हैं उनमें जो है केवल मात्र 1 या 2 दिन के लिए, कुछ मैरिजेज के लिए, कुछ स्कूल के बच्चों को ले जाने के लिए आदि आदि इस तरीके के वो जो मांग करते हैं उनको एक टेम्परेरी जो है अनुज्ञा पत्र दिया जाता है, उनके नंबर्स है। जो परमानेंट दे रखे हैं वो टूरिस्ट अनुज्ञा पत्र 88(9) के अंतर्गत दिए गए हैं, जिनकी संख्याएं बिल्कुल पूरी निर्धारित की है और टोटल 710 नंबर है। और माननीय सदस्य ने जो अपनी तरफ से अवैध वाहनों को रोकने के लिए जिक्र किया, जिस तरीके के सारे माननीय सदस्यों की भावना भी है, पूर्व सरकार के टाइम में कंपोजिट चेकिंग 2 बार की गई थी। वो किए 15 तारीख से 30/4/98 तक। उनमें उन्होंने शास्ति के रूप में 50 लाख का 50.91 किया। दूसरा किया है 25 से 31/5/98 को, जिस पे 20 लाख की शास्ति लगाई गई है। टोटल उनके राज्य में, भाजपा के राज्य में 70.92 लाख का शास्ति लगाई गई है। अब हमने जब से सरकार संभाली है, इन 3 महीनों में 17 से 26/12/98 को हमने स्पेशल जो है चेकिंग की, जिसके माध्यम से 184.94 लाख तो पहले में लिख दी। और दूसरे कंपोजिट चेकिंग में जो 2 तारीख से फरवरी 2 से 12/2/99 को की, जिसके अंदर 169,20,000 का हमने शास्ति लगाई। दोनों में कुल मिलाकर के 2,94,74,000 की जो है हमने शास्ति लगाई। इससे अपना आप में लगता है कि 4 गुना हमने जो है अपनी तरफ से जो है शास्ति लगा करके कार्य किया है। और अवैध वाहनों को पूरी तरीके मेरा सवाल है, अध्यक्ष महोदय, मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूँ मंत्री जी ने कि जो मंत्री जी का जवाब था कि हमने जो चेकिंग की उससे हमें आमदनी अधिक प्राप्त हुई, इसका मतलब दूसरा पक्ष ये बनता है कि इन दिनों में अवैध वाहनों के चलने की और ज्यादा गति बढ़ी है। क्या आप इसे स्वीकार करते हैं? अगर चेकिंग करने से आप मेरी बात पकड़ने की बड़ी है, ये जो सारा डिपार्टमेंट को खा गए और फिर आप ऐसी बात करते हो। मेरी बात उसको क्यों नहीं कहूँ मैं इस बात के लिए? मेरा आपसे ये बेईमानी थी पूरी की पूरी, क्योंकि आपने केवल एक थोड़े से समय में चेकिंग की और उससे आपको 2 करोड़ से भी ज्यादा आमदनी हुई। ये फिगर इस बात को बता रहे हैं कि अवैध वाहनों का जो प्रचलन है वो बहुत बड़ी संख्या में है। यदि आप इसको नियमित रूप से इसका चेकिंग करेंगे तो ही इसका कोई तो भी हल निकलेगा। ये इस बात को इंगित कर रहा है कि अवैध वाहनों का चलने का जो क्रम है वो बहुत अधिक है और हम और आप सब इस बारे में चिंतित हैं कि इसको हम किसी प्रकार से रोक पाएं। तो या तो सरकार कोई कानून में तरमीम करे जिसके कारण से चलने वाले वीडियो कोचेज को हम किसी विधिवत रूप से उनसे कुछ टैक्स लेकर के उनको हम अलाउ कर सकें,
या फिर हमारा ये जो पकड़ने का रबड़ी तो खाली सारी, रबड़ी तो खाली। इन दोनों में से ये बात इंगित हो रही है कि अधिक रबड़ी तो सारी जगमाल सिंह खा गए तो जिसका हम प्रयोग करें तो ये बात है कि अवैध वाहनों की गति बढ़ी है। अध्यक्ष महोदय, जगमाल सिंह जब यातायात मंत्री था के समय में जितना भ्रष्टाचार था दुनिया में आज तक नहीं बढ़ा। उसके बाद जो जगमाल सिंह यादव प्रॉफिट में छोड़ कर गए थे। मैंने तो 14 करोड़ मुनाफे में छोड़ा था जब रोडवेज को खा गए पूरा के पूरा। जगमाल सिंह जी के समय में, माननीय जगमाल सिंह जी के समय में प्रॉफिट में थी। समझ नहीं पाए हैं। आपने भी उस समय तो एक शिकायत नहीं की। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल कटारिया साहब बिल्कुल नहीं समझ पाए हैं। हमने जब से सरकार संभाली है आपसे 4 गुना पैसा शास्त्री वसूल करके अवैध वाहनों को रोका, जबकि आपने भ्रष्टाचार करके उसको रोक नहीं पाए थे। मेरा सवाल ये है, ये जो अवैध वाहन चल रहे हैं इसको परमानेंट रोकने के लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है? नहीं, बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य पकड़ा दकड़ी तो कल और चले जाएंगे, ये कोई तरीका नहीं। देयर मस्ट बी ए परमानेंट, कोई होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने निरंतर प्रयास कर रहे हैं। नेशनल परमिट दिए जा रहे हैं और जो दिए गए हैं वो उनका बहुत ही भयंकर दुरुपयोग हो रहा है। आज प्रश्न ये है कि अगर जैसलमेर से लेके अहमदाबाद का नेशनल परमिट दिया गया है और भी इस प्रकार के नेशनल परमिट दिए गए हैं, परंतु वो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। वो जो भी बीच में जो सवारी आती है उनको लेते हैं और वो जो वास्तव में टूरिस्ट पर्पज के लिए करते हैं वो टूरिस्ट पर्पज के लिए काम नहीं आता है। और इस प्रकार जो है बहुत सी गाड़ियां इस प्रकार की नेशनल परमिट के द्वारा चल रही हैं और उनका दुरुपयोग हो रहा है। अपनी गवर्नमेंट जो है इसका किस प्रकार का जो है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही है, सब कार्रवाई कर रही है, ये मैं जानना चाहता हूँ। स्पेसिफिक प्रश्न। अध्यक्ष महोदय, मैं ये आपके मार्फत ये जानना चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट श्री बानजी भाई, नहीं पहले अभी तो आप कह रहे थे रिजर्वेशन नहीं दे रहे हैं बैकवर्ड्स को, शेड्यूल प्रश्न संख्या ट्राइब को, और इनका प्रश्न है बानजी भाई का। मैं प्रश्न संख्या 28 श्री बानजी भाई ट्रांसपोर्ट का महत्वपूर्ण प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय जी सीधे बताए अवैध संचालन को कैसे रोकेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका उत्तर आना चाहिए। नहीं, प्रश्न संख्या 28। वर्ष 1997-98 में विधानसभा क्षेत्र दानपुर में वन विभाग द्वारा 1350 हेक्टेयर क्षेत्र में कुल 980 लाख पौधे खड्डे खोदकर वृक्षारोपण किया गया। रोपित पौधों में से 9,21,000 लाख पौधे जीवित हैं। 9,80,000 में से पौधारोपण का ग्राम पंचायतवार विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। प्रश्न का भाग संख्या 2, वन भूमि पर खान विभाग द्वारा जारी खनन लीज के अंतर्गत खनन कार्य किया जा रहा था। उक्त खनन कार्य को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12/12/96 के अंतर्गत के द्वारा की अनुपालना में खनन कार्य बंद कराया गया। उसके पश्चात चरणों खनन पट्टों के अनारक्षण प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत तैयार किए जाकर केंद्र सरकार को वास्तव स्वीकृति प्रेषित किए गए थे, जिनकी प्रथम स्तरीय स्वीकृति केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त हो जाने के कारण इन खनन आवंटियों को खनन कार्य करने से रोका जाना संभव नहीं हो पा रहा है और हटाया जाना संभव नहीं हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, जहाँ ये वृक्षा का सवाल है जो मंत्री महोदय ने जवाब दिया है, मौके पे 100 खड्डे बताए वहाँ 25 भी नहीं है और 500 बताए वहाँ 200 भी नहीं है और एक वृक्ष खड़ा नहीं है। क्या मौके पर सही पाया जाएगा, जांच कराई जाए दोबारा। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी तादाद में एक वर्ष के अंदर खड्डे खोदे जाकर के करीबन 10 लाख की तादाद में पौधरोपण करने का कार्यक्रम निश्चय मुझे भी थोड़ा लग रहा है, कुछ संशयात्मक लग रहा है। मैं इसके संबंध में
स्वयं जांच कराने को तैयार हो रहूंगा। प्रश्न संख्या दूसरा, मैं चाहता हूँ वो खजाना अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ, ये राजस्थान पूरे में यही हाल बना हुआ है, आप पूरे राजस्थान में जांच कराइए। ऐसा है, तलवाड़ा में खटातलाई में वन विभाग की भूमि पर एक सवाल, वन विभाग की भूमि पर अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कृपलानी जी, माइन से सदरी है, उससे कैसे सरकार ने स्वीकृति दी, उसके बारे में जवाब दिया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, बांसवाड़ा जिले में सन 1996, 97, 98 3 बरस तक जितने भी खड्डे खोदने का कार्यक्रम सरकार द्वारा चलता आ रहा है, मैं इस सदन के माध्यम से आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जब भी खड्डे खोदने का काम शुरू होता है, वही पुराने खड्डे वापस उसको नए सिरे से रिपेयर कर दिए जाते हैं और सरकार द्वारा उसका बजट कर्मचारियों द्वारा खा लिया जाता है। और जितने भी वृक्षारोपण बांसवाड़ा जिले के अंदर 96, 97, 98 के अंदर अब तक जितनी भी राशि आई है, सारा का सारा बड़े उच्च अधिकारी मिली भगत से सारे के सारे डकार गए और बांसवाड़ा जिले की सारी धरती जो भी नंगी पहाड़ियों की तरह आज भी पड़ी हुई है और बांसवाड़ा डूंगरपुर का हाल यही है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जो 96, 97, 98 के अंदर जितना भी इस तरीके से दुरुपयोग हुआ है, चाहे वो खड्डे खोदने के नाम पर हो, चाहे वो वृक्षारोपण के नाम पर हो, उनकी एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और सरकारी जो धन का जिस तरीके से दुरुपयोग हुआ है उसके इस तरीके के लोगों को दंड देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय प्लीज एक सवाल पूछिए। हाँ पूछिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा मंत्री महोदय से कि जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया कि प्रतिवर्ष वृक्षारोपण का सरकार द्वारा अभियान चलाया जाता है, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से, क्या प्रतिवर्ष अभियान चलाने के पहले खड्डे जो पूर्व में खुदे गए उनका सत्यापन होता है, या प्रतिवर्ष जो वृक्षारोपण का अभियान चलता है उसमें उसके पहले के वर्ष में कितने खड्डे खोदे गए, कितने वृक्ष लगा गए, कितने वृक्ष मृत रहे या कितने वृक्ष जिंदा हैं, इसके बारे में सत्यापन होता है, या सत्यापन के बिना ही वृक्षारोपण का ऑर्डर दिए जाते हैं, इसी वजह से उसमें भ्रष्टाचार होता है? इसके बारे में माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय फॉरेस्ट मंत्री जी ने जवाब दिया, ये केवल मात्र डूंगरपुर बांसवाड़ा का ही मसला नहीं है, ये सही मायने में पूरे राजस्थान का मसला। अध्यक्ष महोदय, मैं भी उस क्षेत्र से आता हूं जहां पर इस प्रकार की भयंकर समस्या है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हालात ये बन चुके हैं कि आज जो फॉरेस्ट के नाम पर जो रिजर्व एरिया भारत सरकार के एक्ट के तहत हुआ, आज हालात है कि उस एरिया में खनन कार्य बंद करने का तो फैसला हो गया, लेकिन इतना खनन कार्य हो रहा है और भ्रष्टाचार अगर कोई पनप रहा है तो फॉरेस्ट की चौकियां लागू हो गई है। आज वो रेवेन्यू वसूल करने के लिए नाजायज पैसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वसूल कर रहा है ठेके हो रहे एरिया में। ताजपुर के इलाके के अंदर, करौली इलाके की सारे फॉरेस्ट के लोग ठेके ले रहे हैं कि इतना माल चोरी से हम निकालने को तैयार है। तो गवर्नमेंट की जो मंशा है वो पूरी नहीं हुई। राज्य सरकार, मंत्री जी इसके बारे में क्या गंभीर निर्णय लेने जा रहे हैं? ठीक आया, मंत्री जी ने जो ये स्वीकार किया कि मुझे भी जो 10 लाख पौधे लगे इनमें संशय है कि ये जिंदा है या नहीं है, फिर ये सवाल क्यों जवाब पेश कर दिया सदन में? यानी अधिकारियों ने लिख के दे दिया और मंत्री जी ने यहाँ पढ़ दिया और सदन में खड़ा होकर कह दिया कि मुझे भी संशय है, मुझे भी शंका है। यानी कि अधिकारियों के द्वारा जो नोट बना के दिया गया, जो झूठ अब अधिकारियों ने मंत्री जी को बताया, उसको एडमिट कर लिया आपने, तो क्वेश्चन एडजोन क्यों नहीं करा लिया आपने? यानी झूठी सूचना देने का आप दोषी नहीं बने क्या? देखिए, मेरे पास में प्रश्न का जवाब कल आया और चूंकि आज प्रश्न लग गया और प्रश्न की गंभीरता को देखते हुए इसमें जो उत्तर दिया गया उसको देखते हुए मैं स्वयं इस बात पर आपकी बात को स्वीकार करते हुए निष्कर्ष पर पहुंच रहा हूं कि इस मामले में किसी उच्च अधिकारी से जांच कराने लायक मामला बनता है। अध्यक्ष महोदय, पहले ही मंत्री जी को ये कहना चाहिए इसकी सत्यता पर, इसलिए प्रश्न को एडजॉर्न कर दिया जाए और इसकी जांच महोदय जो वृक्षारोपण माननीय अध्यक्ष महोदय इसका जवाब तो ले, जो दरकत क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से, माननीय अध्यक्ष महोदय मैंने स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो खनन कार्य क्षेत्रों में चल रहे फॉरेस्ट में उनको रोकने के नाम पर भ्रष्टाचार जो फैला रहे उसके लिए आप क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? मंत्री जी कोई परवाह नहीं करता है, अगर उनको जीवित रखने की परमानेंट व्यवस्था कर दी जाए अध्यक्ष महोदय, तो ये जो फॉरेस्ट में जो अध्यक्ष महोदय लगाए जाते हैं
ये प्रतिवर्ष उस क्षेत्र के अलावा दूसरे क्षेत्र में लगाने का प्रोसीजर चालू किया जा सकता है, लेकिन केवल दरख्त लगा के उनको पानी देने की, उनकी सुरक्षा करने की आगे कोई व्यवस्था नहीं की जाती और प्रतिवर्ष हजारों रुपए का बजट राज्य सरकार का खर्च होता है। अध्यक्ष महोदय, माननीय करौली के सदस्य, पूरे राजस्थान में करोड़ अध्यक्ष महोदय, माननीय करौली के सदस्य महोदय ने सही कहा है, सारे राजस्थान की जांच होनी चाहिए। वन विभाग के और खनन की जो मिली भगत है, चौकियां स्थापित है। अध्यक्ष महोदय, सारे राजस्थान की जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार खनन भी हो रहा है। इसमें कौन सा गुना किया? और ये डिपार्टमेंट ही ऐसा है जो खड्डे खोद दो और जवाब नहीं देना चाहिए था, स्थगित करा लेता और उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करते। वो तो जांच की आवश्यकता जरूरी है, करवा दीजिए। प्रश्नकाल समाप्त। मंत्री महोदय से स्पेसिफाइड क्वेश्चन पूछा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से, जिस प्रकार खनन क्षेत्रों के अंदर फॉरेस्ट वाले भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, उसके लिए कोई स्पेसिफाइड योजना बना रहे हैं क्या? सुन लिया है, आप तो जनरल प्रश्न पूछ रहे हैं। विधानसभा ने दिनांक 22/3 निर्माण को 17 अंत तक तथा श्रीमती जकिया इमाम सदस्य विधानसभा ने दिनांक 21/3/99 से 9/4/99 तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाहिए है। क्या सदन की अनुमति है कि सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए? अनुमति प्रदान की गई। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है। श्री राजेंद्र सिंह राठौड़ एवं 17 अन्य माननीय सदस्यों ने विधानसभा की ओर से राज्य के 20 जिलों के 18,700 गांवों को राज्य सरकार द्वारा कथित अकालग्रस्त घोषित करने के उपरांत भी वहां अकाल राहत कार्य शुरू नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डॉक्टर करोड़ी लाल मीणा सदस्य विधानसभा की ओर से जिला अलवर के खेड़लीगंज में एक विवाहिता के अपहरण की घटना तथा इस संबंध में आंदोलित व्यक्तियों पर पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री सुरेंद्र व्यास सदस्य विधानसभा की ओर से भरतपुर जिले के बयाना कस्बे के पास पखई खेड़ा और बमवाद के बीच बमवाद लिखा एक प्रेमी युगल की प्रेमिका ग्रामीणों द्वारा पीट कर मार दिए जाने की कथित घटना का एक समाचार पत्र में समाचार प्रकाशित होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। मैं सदन की तरफ से और खासकर SC, ST और OBC के माननीय सदस्यों की तरफ से और पूरे सदन की तरफ से मुख्यमंत्री जी आपको धन्यवाद देता हूं कि अंबेडकर की जयंती पर आपने 14 अप्रैल की छुट्टी का घोषित की है। इससे ये प्रतीत होता है कि SC, ST और OBC, दलित और पिछड़ा और शोषित आप में अपनी तस्वीर देखता है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, जो स्थगन प्रस्ताव मैंने दिया है उससे पूरे राजस्थान का माहौल गरमा रहा है और वो महिला जिसकी बेटी अपहृत हुई है वो जयपुर में दर दर भटक रही है और आपने आज भी अखबार में पढ़ा होगा। वो मामला बड़ा गंभीर है, इसमें आप हमको बोलने की इजाज़त आज ही दें। और जिसमें गोली चल गई, पुलिस ने कई निहत्थे लोगों को मार डाला और कई लोगों पर मुकदमे लगा डाले। पुलिस का वहाँ पर आतंक है। लीडर ऑफ द अपोजिशन वहाँ पर हुए, दर्जनों MLA वहाँ पर होकर आ गए।
आपकी सरकार के 2-2, 3-3 मंत्री सारी स्थिति का जायजा ले आए। वहां पर स्थिति बड़ी गंभीर बनी हुई है। इस गंभीर महत्वपूर्ण मुद्दे को माननीय अध्यक्ष महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि आज हमको बोलने का मौका दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैंने व्यवस्था दे दी है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, मैंने व्यवस्था दे दी है। उसके विषय में अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, वो प्रस्ताव आपने राज्य सरकार को जानकारी के लिए भेजा है। एक प्रस्ताव मैंने अभी 11 बजे पहले अंत समय में पेश किया, लेकिन उस प्रस्ताव का महत्व जाता रहेगा। कल एक इंटरनेशनल मैच इंडिया के और पाकिस्तान के बीच में होने वाला है। खबर यह है कि एक कोई फर्जी टिकट का बहुत बड़ा रैकेट पुलिस ने पकड़ा है। पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है। अब ये इतना उसमें कंफर्म करते हैं होम मिनिस्टर का, अगर वाकई में नहीं पकड़ा जब तो इशू बनता नहीं है। लेकिन अगर पकड़ा है अध्यक्ष महोदय तो प्रस्ताव समय पे नहीं आया, उसके बाद आया है। नहीं, 11 बजे नहीं, वो 11 बजे के बाद। अध्यक्ष महोदय, रूल्स को रिलैक्स तो आप करते हैं, आपको पावर से आप थोड़ा सा उसका महत्व ये समझे। कल मैच हो जाएगा। अब अगर कल इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई, भारी पैमाने के ऊपर ब्लैक के अंदर टिकट बेचे गए तो अलग है, लेकिन भारी पैमाने के ऊपर भारी तादाद में फर्जी टिकट छापे गए हैं और वो बेचे गए हैं, वो पकड़े गए हैं। अगर इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम खड़ी होगी। भारतवर्ष की छवि का भी सवाल है, विशेषकर हमारे राजस्थान प्रदेश की छवि का प्रश्न है। तो मैं सिर्फ इसलिए उस के लिए जोर दे रहा हूँ आपसे अध्यक्ष महोदय, जो दूसरा इशू है वो आपने जानकारी के लिए भेजा, मैं आग्रह नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये इसका महत्व खत्म हो जाएगा। तो कल मैच होने वाला है। अगर होम मिनिस्टर थोड़ा सा इतना सा बता दें, कोई गिरोह पकड़ा है, फर्जी टिकट पकड़े हैं क्या, बस इतनी सी बात है। बहुत बड़े पैमाने। मेरी जानकारी में मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य निवेदन करूंगा, मेरी जानकारी में ऐसी कोई बात अभी आई नहीं है। मैं अब आप पता मालूम करें, मैं अभी तुरंत जानकारी देता हूँ। हाँ। अगर ये सही हो तो आप एक स्टेटमेंट दें, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं। मैं अभी पता लगा लेता हूँ। आप भी पता लगा। अध्यक्ष महोदय, सूचना तो पहले इस प्रकार की एक न्यूज़ आई थी अखबारों में कि कुछ जो है इस तरह से जो पासेज है बिना नंबर के कहीं पर जो प्रिंट हो रहे थे वो पुलिस ने पकड़े हैं इस क्रिकेट मैच के संबंध में। स्टेटमेंट दिलवा दें सर। इसलिए आज स्टेटमेंट नहीं होगा, और क्योंकि ये ऑलरेडी एक्शन इसमें ले लिया गया है। ये राज्य सरकार का दायित्व है कि कल कानून और व्यवस्था जो है वहाँ पर सुचारू रूप से बनी रहे, और मैं समझता हूँ कि सरकार इस मामले में सतर्क भी है और सभी उन्होंने जो है आवश्यक कदम उठाए। अनभिज्ञ राज्य सरकार अनभिज्ञ सर अध्यक्ष महोदय, अनभिज्ञ आप सतर्क हैं कि सरकार सतर्क है? सरकार नहीं, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, आप सतर्क हैं कि सरकार सतर्क है? बात ये सरकार तो अनभिज्ञ है। मैं ऐसा समझ के चलता हूँ। सरकार तो अनभिज्ञ है अध्यक्ष महोदय, अनभिज्ञ है सरकार तो पता ही नहीं सरकार को। तो सरकार सतर्क है। आसन सतर्क, आसन सतर्क बात की। सम्मानीय प्रतिपक्ष के नेता राष्ट्रीय दिवस के ऊपर कुछ बम वगैरह वहाँ पर रख दिए गए थे। आपकी सतर्कता में कोई कमी नहीं थी, लेकिन तो भी उन लोगों ने इस तरह से जो है ये गैर कानूनी कार्रवाई की। अब ये ज़्यादा भीड़ नहीं हो जाए, वहाँ अनमैनेजेबल नहीं हो जाए, तो वो करीबन कोई 16,000, मैं तो अखबार में शायद पढ़े थे 16,000 जो है बिना नंबर के थे, उनको जो है पुलिस ने सीज कर लिया, और वो उतने ही जो है सीटें हैं। इनको पता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है अध्यक्ष महोदय, इनको पता ही नहीं है। आसन को इतनी जानकारी है, होम मिनिस्टर को पता ही नहीं है। वाह साहब, सबने अखबार पढ़ा, लेकिन गृह मंत्री जी। सर, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, बिना जानकारी प्राप्त किए इस वक्त मेरे लिए कुछ कहना, मैं अभी तुरंत इसकी जानकारी प्राप्त कर रहा हूँ। अगर आपकी आ गया हो तो मैं भी प्राप्त कर लेता हूँ इसकी जानकारी। अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करना चाहूँगा। आपने एडजॉर्नमेंट मोशन के संबंध में जो व्यवस्था दी, उस संबंध में मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन खेडली में किस प्रकार की स्थिति है, मैं चाहूँगा कि सरकार उस संबंध में आज वक्तव्य दे। उसके दो कारण हैं। एक तो जिस लड़की का अपहरण किया है, तो लड़की की माँ परसों के दिन मुझसे मिली। मैंने उसको बताया कि भाई कोशिश जितनी भी करनी है वो सरकार से हम कोशिश कराएंगे कि लड़की बरामद हो जाए, लेकिन वो इतनी उग्र थी
कि लड़की अगर बरामद नहीं हुई तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। मैंने कहा शायद ये इस बात की आवश्यकता नहीं रहे, मैंने काफ़ी समझाया, लेकिन आज अखबारों में पढ़कर मुझे फिर इस बात की चिंता हो रही है कि कहीं ऐसा न हो कि लड़की तो गई और लड़की की माँ लड़की की बरामदगी नहीं होने के कारण से आत्महत्या कर दी। ये प्रश्न बहुत आवश्यक है। दूसरा, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो फायरिंग हुआ है उस फायरिंग के संबंध में गृह मंत्री जी वक्तव्य दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब विधानसभा 30 को मीट करेगी या 31 तारीख को विधानसभा का अधिवेशन होगा। ये 7 दिन का गैप, इस 7 दिन के गैप के में कोई भी दुर्घटना वहाँ हो सकती है। अच्छा हो कि गृह मंत्री जी वक्तव्य दे दें, आज ही वक्तव्य दे दें और इस विषय पर थोड़ी चर्चा हो जाए। इस मामले को आगे के लिए नहीं छोड़ा जाए, ये आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने जो प्रश्न खड़ा किया है और आज ही स्टेटमेंट के बारे में वो चाहते हैं कि इस प्रकार का आज स्टेटमेंट हो, ये आपका जो है एडजॉर्नमेंट मोशन, और एडजॉर्नमेंट मोशन के संबंध में बिना जानकारी लिए हुए मैं कोई व्यवस्था नहीं दे सकता। और जब मैं व्यवस्था नहीं दे सकता तो मंत्री जी जो है स्टेटमेंट कैसे देंगे? उसको मैं अनुमति दे दूँ, सम्मति दे दूँ कि इस स्थगन प्रस्ताव को आप नियम 50 से 56 तक जो है स्टडी कर लीजिए, तभी जो है, हालांकि दोनों प्रकार की यहाँ पर परंपराएं रही है, और अगर मंत्री जी अगर तैयार हैं या उनके पास स्टेटमेंट देने के लिए आज, क्योंकि वित्तीय कार्य बहुत जो है महत्व का है, वो लिया जाएगा। अच्छा हो, मैं इस समझता हूँ कि मंत्री महोदय के वक्तव्य के बाद में वो जो आपका एडजॉर्नमेंट मोशन जो है वो इनफ्रक्चुअस हो जाएगा। इसलिए वो अगर इनफ्रक्चुअस आप करने को तैयार है तो आज अपने पास में जो वित्तीय कार्य इसको आज संपन्न कराना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो 26 तारीख को बजट पेश नहीं हो सकता। तो मैं 26 तारीख इसके लिए मुकर्रर कर देता हूँ। 26 को ये स्टेटमेंट दे देंगे। बजट है, बजट के बाद में सेशन होगा नहीं। इसके बाद 31 तारीख होगी और 1 तारीख होगी, 7 दिन निकल जाएंगे। इसलिए उनके पास तैयार है, वो दे दें स्टेटमेंट। ये एडजमेंट मोशन के बारे में विधानसभा सचिवालय से आज प्रातः 7:45 पर यह सूचना मुझे प्राप्त हुई थी। मैंने इसकी तुरंत जानकारी वहाँ से अपने विभाग से ली। उनको भी देर रात तक ये सूचना, ये मतलब आपके यहाँ का नोटिस उनको भी प्राप्त नहीं हुआ था। आप मुझे थोड़ा समय दे दें श्रीमान, जैसा आपका आदेश होगा इस विधायी कार्य जो आज बहुत महत्वपूर्ण है इसे निपटा लें, तब तक मैं तैयारी भी कर लेता हूँ। उसके उपरांत अगर आसन चाहेगा तो मैं आपकी आज्ञा को श्रोधार्य मानते हुए उसका पालन करूँगा। वित्तीय जो है कार्य समाप्ति के बाद महोदय वित्तीय कार्य तो संपन्न होगा, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, और जल्दी ख़त्म कर देंगे। ज़्यादा अच्छा हो कि ये पहले स्टेटमेंट दे दें, और वित्तीय कार्य तो समय में जिस समय भी आता है उसमें फिर ऐसा है, मैं ये कह रहा हूँ तो उसमें समय लगेगा। आप आज प्रातः बिला मुझे कुछ समय तो आसन मुझे देगा ही इसके लिए। एटलीस्ट यू विल गिव मी सम टाइम अध्यक्ष महोदय टू गेट रेडी, अदरवाइज इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर मी। अगर मैं पूरे फैक्ट्स थोड़े गैदर कर लूँ और अधिक कुछ तो मुझे मालूम है, और मुझे आपने मुझे अभी तो दिया है, आज सुबह तो मुझे मिला है। अध्यक्ष महोदय, ये जरूरी है क्या हर एक जगह मोशन दिया जाए? गवर्नमेंट की तरफ से मोशन आना चाहिए स्टेटमेंट। इतना सक्षम गृह मंत्री है, इतना बर्निंग इशू है, रोजाना अखबारों में आ रहा है, फायरिंग हो गया,
आप इसमें क्या इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे? इसका मतलब आज तक आपको कोई सुपरविजन ही नहीं है, आपका कॉन्टेक्ट ही नहीं है। होम मिनिस्टर को पूरे फैक्ट्स की जानकारी होनी चाहिए। इतनी बड़ी वारदात होती है, आप कहते हैं अब इकट्ठी करूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे पहले ही कहा कि मुझे कुछ तथ्यों की जानकारी है, लेकिन इस नोटिस में कुछ नए तथ्यों को उजागर किया है, उनके बारे में तो मुझे जानकारी लेनी पड़ेगी की तरफ से। कल आप अगर कल खुद आप गवर्नमेंट को खुद को ऑफर करना चाहिए स्टेटमेंट। मुख्यमंत्री जी इस प्रकरण पर प्रकाश डाल चुके हैं और अपने 21 तारीख के विधायक दल की मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में खेड़ली प्रकरण पर पूर्ण विस्तृत रिपोर्ट प्रेस के सामने मुख्यमंत्री ने प्रेस को ब्रीफ किया है। तो फिर तथ्य तो आपके पास 21 तारीख को थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, माननीय शिक्षा मंत्री जी यहाँ मौजूद हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं होने वाली। क्या बात हो? अरे मैं अपनी बात कह रहा हूँ। ये क्या बात है? आपको अपना अधिकार है, मुझे मेरा अधिकार है। आप ऐसे कैसे धमका सकते हो? आप अध्यक्ष से कहिए, मैं अध्यक्ष जी को इंगित करके अपनी बात कह रहा हूँ। यू आर नॉट ए क्लास मॉनिटर, कीप योर सेल्फ इन लिमिट। नहीं, आप भी नहीं कर सकते मुझको। यू शुड कीप योर सेल्फ इन लिमिट। आप कैसे कर सकते हो? मैं अपनी बात कह रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी हाउस में मौजूद है। ये बात माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं होने वाली थी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई और ये जानकारी में आया है कि पेपर आउट हो गए। क्या कारण हुआ? क्यों परीक्षाएं स्थगित की गई? पेपर कैसे आउट हुए? कौन लोग उनके लिए दोषी हैं? क्या कार्रवाई सरकार कर रही है? मैं जानना चाहता हूं कि जब सदन चल रहा है तो शिक्षा मंत्री जी सदन को अवगत करा। मंत्री जी जानकारी प्राप्त की होगी ना सर? वो मैच के विषय में कल क्रिकेट मैच के बहुत बड़ा एक जो इन्होंने पकड़ा है फर्जी टिकट का, जब जाके आए हैं नहीं, मैं तो से बात करके आए हैं, तो मैच के विषय में समाचार मुझे जानकारी कुछ नहीं है। मैं तो समाचार पत्र में पढ़ा है मैंने। मैं आपका निवेदन नहीं कर रहा हूँ। मैं समाचार इतनी सारी बातें गृह मंत्री जी कैसे बताएं? आप भी कैसी बात कर रहे हो? नहीं तो उन्होंने ये बताया नहीं वापस कि ये बेचारा आदमी है, मशीन थोड़ी है। स्टेटमेंट इसका आना चाहिए अध्यक्ष महोदय। तब तक खेलनी प्रकरण उठा दिया ना विपक्ष के नेता महोदय ने, इसलिए उनकी बात सुन के मैं लौट आया। आप एक दिन में एक ही काम करते हो क्या? गृह मंत्री हो आप, 2 स्टेटमेंट भी दे सकते हो एक दिन में। गृह मंत्री जी मशीन नहीं है, आदमी है बेचारा। मंत्री जी ने तो सबसे आपको काबिल आदमी समझ के गृह मंत्री बनाया है और आप एक दिन में एक ही स्टेटमेंट देना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से एक बात निवेदन करना चाहूँगा कि माननीय सदस्य माहिर आजाद ने जो प्रश्न उठाया, उस तरह के प्रश्न रोज कोई न कोई विधायक जब तक विधानसभा का अधिवेशन होगा चलता रहे। अब उन प्रश्नों पर ध्यान आकर्षित करने का इमीडिएट जो क्वेश्चन है उनमें तरीका है एडजॉर्नमेंट मोशन। और ये बात बिल्कुल सही है कि आपके पास एडजॉर्नमेंट मोशन की सूचना आती है, आप सरकार से सूचना प्राप्त करते हैं। मैं ये चाहूँगा कि ऐसे बर्निंग टॉपिक्स के ऊपर कोई एडजॉर्नमेंट मोशन की आवश्यकता नहीं हो और सरकार अपनी तरफ से ही इस सदन में एक स्टेटमेंट दे दे और स्टेटमेंट की सूचना हमने दिए हैं, खूब स्टेटमेंट दिए। आप ये मत कहो स्टेटमेंट दिए हैं इसलिए अपने आप ही एक स्टेटमेंट दे दें और उसकी जानकारी माननीय सदस्यों को पहले दिन मिल जाए। अब आज परीक्षाएं स्थगित हो गई, आज परीक्षाएं स्थगित हो गई तो जो भी परीक्षा देने वाले हैं उनके सामने एक चिंता का विषय खड़ा होगा। एक एग्जामिनेशन पेपर तो आउट हो गया जिसके कारण से वो स्थगित हो गई, आगे एग्जामिनेशन की क्या व्यवस्था है इसके कारण से सबके दिमाग में चिंता रहेगी तो आगे कहीं पेपर आउट नहीं हो जाए, हमारी मेहनत बेकार नहीं चली जाए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा और मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि इस प्रकार के बर्निंग टॉपिक्स के ऊपर सरकार सुओ मोटो एक स्टेटमेंट देने की व्यवस्था करे ताकि किसी प्रकार का विवाद भी नहीं हो और सार्थक चर्चा भी हो। अध्यक्ष जी, विपक्षी नेता ने जो बात कही है मैं उसे सहमत व्यक्त करता हूँ और कोशिश करेंगे कि सुओ मोटो से मिला जाए।
जब तक जो अखबार में आया है, जो फैक्चुअल मैटर है और जिससे जनहित प्रभावित हुआ है, बच्चों की शिक्षा के ऊपर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, तो अगर मिनिस्टर चाहते हैं अगर सो मोटो स्टेटमेंट देना, तो मैं उनको नहीं, मैं मेरी अनुमति से ही दे सकते हैं। इसलिए नियम, प्रतिपक्ष के नेता नियम 290 होगा शायद, 290 के अंतर्गत है, मैं रख देता हूँ, मैं ठीक कह रहा हूँ, 290 के अंतर्गत आज मुझसे जो है उन्होंने अनुमति चाहिए थी, और इसमें मैं बिजनेस में जो है उसका उल्लेख नहीं है, तो भी मैंने सिंचाई मंत्री जी को आज वक्तव्य देने के लिए अनुमति प्रदान कर दी है। पानी कोई इम्पोर्टेंट मैटर है, और दूसरा मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया ही है, ऐसे मामला में अगर स्वयं भी सरकार वक्तव्य देना चाहे तो मेरी तरफ से जो है निश्चित तौर पर उनको अनुमति दूंगा, वक्तव्य दे दूंगा। अभी यूँ एट नहीं होगा, अभी ठहरिए, एक प्रश्न चल रहा है। नहीं, एडजॉर्नमेंट नहीं है, नहीं होना चाहिए। नहीं, आज अगर शिक्षा मंत्री देना चाहें तो कल से तो कोई आप वक्तव्य देंगे नहीं, 26 को होगा नहीं, परीक्षाएं चलती रहेगी, अनिश्चितता नहीं रहे, उस संबंध में आप कुछ कहना चाहें तो कह दें। अध्यक्ष महोदय, ये तथ्य आपके नहीं, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्ष के नेता महोदय को बताना चाहता हूं कि कल ही ये निर्णय ले लिया गया था कि परीक्षाएं आगामी 22 अप्रैल से तय कर दी गई है। पूर्व में भी 1994 में भरतपुर में पीपला में पेपर जो है चोरी हो गए थे और आपकी सरकार थी, 28 दिन पेपर आगे किए गए थे और आगे आइंदा इस तरह की घटना नहीं हो इसके लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 3 व्यक्तियों को निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ FIR वगैरह सब लॉन्च कर दी गई है। क्योंकि परीक्षा एक ऐसा विषय है, इसकी सेंटिटी बनी रहे, इसके लिए जैसे ही कल पता लगा, हमने कल ही डिसीजन लेकर के टेलीविज़न के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से सब जगह ये प्रसारित कर दिया कि ये परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि जो समय, जितना कम समय लग सकता था, उस समय को वर्कआउट करके आगामी तिथियां डिक्लेयर कर दी गई है और आगे जल्दी से जल्दी परीक्षा हो जाए और उसका समय पर इवेल्युएशन हो जाए। इसके लिए भी मैं चाहूँगा कि बोर्ड जो है अपने स्तर पर निर्णय ले रहा है और राज्य सरकार की तरफ से उनको जो भी सहयोग बोर्ड को चाहिएगा वो मैं दूंगा। कोई बात एक समझ नहीं आती है, कोई बात रह जाए बाकी तो पूछ नहीं सकते, मंत्री जी जवाब दे देंगे। आपको भी रूप में ले लिया जाएगा। मैं सवाल तो पूछ ही सकता हूँ स्टेटमेंट के बाद कोई चीज समझ नहीं है। मैं देहाती इलाके का आदमी हूँ, कम बुद्धि है तो पूछ लेने दीजिए भाई, इसमें आपको क्या आपत्ति है? अध्यक्ष महोदय, जो सदन के प्रतिपक्ष और स्टेटमेंट के बाद में मैं क्वेश्चन तो पूछ ही सकता हूँ कोई भी, उस मंशा के अनुरूप केवल माननीय अध्यक्ष महोदय शिक्षा मंत्री जी ने अपनी बात कह दी जी, और जो आपने महत्वपूर्ण विषय बतलाया था जी, जो मुद्दा बताया उस पर माननीय शिक्षा मंत्री जी का जवाब आ गया। विद्यार्थियों को, अध्यक्ष महोदय, आपने और हमारी जो स्टेटमेंट मंत्री जी ने दिया है, इसको क्या बहस का मुद्दा अगर कोई चीज नहीं समझ पाया हूँ तो मैं पूछ सकता हूँ, ये मुझे अधिकार है। आप चैम्बर में जाके सरकारी सदन का समय क्यों खराब करो? मैं तो ये जानना चाहता हूँ अध्यक्ष जी के माध्यम से कि जिन 3 अध्यापकों को आपने निलंबित किया, उनके क्या नाम है? क्या आपने उनके खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज कराई है? यदि कराई है तो उसका नंबर क्या? ना ये नहीं कहा था, पूछ रहे हैं तो क्या दिक्कत हो गई आपको? अध्यक्ष महोदय, एक तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अब स्टेटमेंट के रूप में लिया जाए, क्योंकि सारा वक्तव्य मैंने, एक तो केवल 10वीं की और प्रवेशिका की परीक्षाएं स्थगित की गई है, बाकी सब परीक्षाएं विधिवत रूप से चलेंगी। जिन अध्यापकों को निलंबित किया गया है उनके नाम है चंद्रभान भाटिया वरिष्ठ अध्यापक, राजेश शर्मा
वरिष्ठ अध्यापक ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आदर्श नगर में कार्यरत थे, और एक मूलचंद वर्मा जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक। एफआईआर लॉन्च करवा दी गई है और इनको अरेस्ट भी कर लिया गया है। प्रक्रिया के नियम एफआईआर दर्ज हुई, कौन कौन सी धाराएं पर लगी है, कौन कौन सी धारा में आपने एफआईआर दर्ज की, और इसमें शिक्षा बोर्ड पर कितना वित्तीय भार पड़ा, वित्तीय भार कितना पड़ गया? पूर्व में मंत्री जी को ये कोई सूचना नहीं थी कि वो इस प्रकार का कोई वक्तव्य देंगे। अब चूरू से आने वाले माननीय सदस्य इंडियन पीनल कोड के किस किस जो सेक्शन के अंदर ऑफेंस जो है वहाँ कमिट हुआ है और उसका एफआईआर में क्या क्या धाराएं लगाई है, ये मंत्री जी से इस वक्तव्य के संदर्भ में उनसे कोई अपेक्षा रखना भी अनुचित है। पर आउट किस तरह से हुआ? पेपर मिनिस्टर मंत्री जी के आउट कैसे हुआ? जानकारी की है, रात से चिंतित हैं। हाँ। रात से अफसरों से संपर्क कर रहे हैं, कम से कम ये बता दें कि किस प्रकार से पेपर आउट। फैक्ट आपके बात तभी की जरूरत नहीं रहेगी अध्यक्ष महोदय, सारी चीजें तो हो रही है। कोई जरूरत नहीं है अध्यक्ष महोदय, बाद में आपको कोई वक्तव्य नहीं देना है। अध्यक्ष महोदय, 20 तारीख को जयपुर के महावीर स्कूल से केंद्र संख्या, अरे नहीं भाई, वो तो वहां कार्यरत है, अरे वो वहां कार्यरत था। एक मिनट, आप विराज हैं। तो मंत्री जी से इतना ही चाहूंगा कि ये परीक्षाएं जो आप अप्रैल से शुरू करेंगे, क्या इनका रिजल्ट समय पे आ जाएगा और एडमिशन हो जाएगा? ये व्यवस्था भी क्या मंत्री जी करवाने में सक्षम हो? 20 मार्च 1999 को एक जीप में निम्नांकित 9 परीक्षा केंद्रों की पेटियां जीप द्वारा रवाना की गई। केंद्र संख्या 458, 450, 518, 574, 514, 576 व 449 ये 12 बजे अपने गंतव्य स्थान के लिए रवाना हो गए। रास्ते में असरोल से पहले गुणावता को जाने वाली पुलिया पर बिछवाड़ी के पास केंद्र संख्या 458 धौला की पेटी गिर गई, ऐसा उन्होंने बताया और उनके ध्यान में नहीं रहा। 458 धौला केंद्र पर पहुंचने पर जब ये पेटी नहीं मिली तो उन्होंने रास्ते में तलाशी की एवं देर रात्रि होने के कारण जयपुर लौटकर अगले दिन जिला शिक्षा अधिकारी को सूचना दी एवं 21 मार्च को भी नहीं मिलने पर आज बोर्ड को सूचना, यानी 22 तारीख को बोर्ड को सूचना मिली। हमको जैसे ही सूचना मिली हमने तत्परता से कार्रवाई की है और परीक्षा की सैंक्टिटी को बनाने के लिए ही परीक्षाएं स्थगित की गई हैं। ऐसा अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय जब मुख्यमंत्री थे उस समय भरतपुर में पीपला में चोरी हुई थी और उस समय भी 28 दिन स्थगित की गई थी और इसमें मैं समझता हूं कि हम किसी को भी स्पेयर नहीं करेंगे, ये मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं। जो भी दोषी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और आइंदा ऐसा सिस्टम फुल प्रूफ बनाया जाएगा ताकि इस प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं रहे कि प्रश्न पत्र चोरी हो जाए अथवा बीच में से गायब हो जाए। मैं पूछना चाहूंगा कि ये तीनों अध्यापक कौन से संघ से संबंधित थे? क्या इन्होंने जानबूझकर सरकार को नीचा दिखाने के लिए षड्यंत्र तो नहीं किया? इसलिए मैं चाहूंगा कि इन तीनों अध्यापकों का बताएं। बता देंगे। प्रक्रिया के नियम ऑर्डर प्लीज। प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त सूचनाएं श्री मदन दिलावर सदस्य विधानसभा की ओर से विधानसभा क्षेत्र अट्टू के गांव में पेयजल की गंभीर समस्या के संबंध में, श्री भीमसेन चौधरी सदस्य विधानसभा की ओर से विधानसभा क्षेत्र लूणसर की जनता के जीवन स्तर में सुधार हेतु इंदिरा गांधी नहर परियोजना की RD 400 और RD 507 हेड से नहर निकालकर सिंचाई सुविधा प्रदान करने के संबंध में, श्री अमीन का सदस्य विधानसभा की ओर से जिला बाड़मेर के
गड्ढा रोड में इंदिरा गांधी नहर योजना का पानी पहुंचाए जाने के संबंध में श्री आरपी शर्मा सदस्य विधानसभा की ओर से भरतपुर जिले के थाना चिरसाना क्षेत्र के अंतर्गत डॉक्टर भीम सिंह के कथित अपहरण की घटना पर पुलिस द्वारा समुचित कार्रवाई नहीं किए जाने के संबंध में श्री रामस्वरूप मीणा सदस्य विधानसभा की ओर से विधानसभा क्षेत्र टोडा भीम की तहसील नाडोती में जल विभाग का सहायक अभियंता कार्यालय खोलने के संबंध में माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति देता हूं। मैंने 1-0 आवर्स में एक सवाल उठाया था कि कल 22/3/99 को मत्स्य विभाग द्वारा टेंडर आमंत्रित किए गए थे और 22/3 को टेंडर वहां पर दे दिए गए। जितनी भी अर्नेस्ट मनी थी वो भी दे दी गई और इसके बाद में टेंडर खोल भी दिए गए। अब उन टेंडरों को निरस्त किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधिवत मत्स्य विभाग ने टेंडर काल किए पूरे ही राजस्थान के और काल करके जितने भी टेंडर देने थे वहां पर दे दिए गए, अर्नेस्ट मनी ले ली गई और उसके बाद में उन टेंडरों को निरस्त किया जा रहा है। सारे ही टेंडर विधिवत थे और अब जानबूझ करके क्या कारण है विभाग द्वारा हमें ऐसी जानकारी मिली है कि उन टेंडरों को निरस्त किए जा रहे हैं। करोड़ों रुपए के टेंडर हैं और बिल्कुल नियमानुसार दिए हैं और मेरा निवेदन है कि वो टेंडर जो विधिवत काल किए गए हैं उनको एज इट इज रखा जाए और जो फेयर कंपटीशन हुआ उनमें जितने भी थे सबने फेयर कंपटीशन दिया, अर्नेस्ट मनी दी है। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा सरकार से कि इस पर तुरंत कॉग्निजेंस लेकर के जो टेंडर हुए हैं जिसमें सब में ही बराबर 3 से ज्यादा टेंडर आए हैं सभी प्रकार। आप किस टेंडर की बात कर रहे हैं? मत्स्य विभाग की है? फिशरीज मछली का मछली विभाग के टेंडर हुए थे। मत्स्य डिपार्टमेंट का है तो बात ये कि आपका जो है ना कोई नहीं, मेरा दिया हुआ है सुनने वाले में इस पर मेरा निवेदन है सर। मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय आपसे निवेदन है आप मेरा बहुत विनम्र निवेदन है। नहीं वो कल का था साहब, आज टेंडर खुल गए, कल इसको विधिवत स्वीकार किया जाना चाहिए। आप नहीं तो ऐसे मसलों को कहाँ उठाएंगे साहब? नहीं मेरा निवेदन है साहब, मैं आपके नोटिस में ला रहा हूँ कि नम्रतापूर्वक आपको निवेदन है। सरकार ने कॉल किया, हमने कॉल नहीं किया, हम तो ठेकेदार थे जो लोग भी जिन्होंने दिए। सदन के जो है नहीं ऐसा नहीं है, वरिष्ठ सदस्य है एक बात। दूसरी बात, अगर आपका मेरे पास में आज कोई सूचना तो सरकार के नोटिस में दे रहा हूं और बिना सूचना के आप डिप्टी स्पीकर सूचना दी है, सूचना दी है, डिप्टी स्पीकर भी है, आपको जो है नियमों से पूरी जानकारी है। सही है। इसलिए ये इमीडिएटली जो ये मसला यूँ उठाने से तो अब कौन जवाब देगा, उसका मतलब ही नहीं है। तो बाकी लोगों को बोलने के लिए मैं कह रहा तो ये 295 वाले पहले इनको बोलने का वो तो बोलेंगे ही साहब, लेकिन विषय छूट रहा था। मंत्री जी तो बैठे हैं, सामान्य कमला जी के पास है, इसका चार्ज भी है। अब तो रहे तो उसको उठाएंगे कब? श्री मदन दिलावर। माननीय अध्यक्ष महोदय, अटरू विधानसभा क्षेत्र ही नहीं वरन पूरा हाड़ौती क्षेत्र जल संकट से जूझ रहा है। हजारों गांवों में पेयजल के दर्शन नहीं हो रहे हैं, परंतु सरकार आंख बंद कर कानों में रुई डालकर कुंभकर्णी निंद्रा में सो रही है। गांव में लगभग 80% हैंडपंप सूख चुके हैं, 28% में कुछ पानी है तथा वो भी पाइपलाइन मांग रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सप्ताह के अंदर एक पंचायत समिति में केवल 30 पाइप दिए जा रहे हैं और उसके कारण से 30 पाइप एक दिन में डाल करके पूरे सप्ताह कर्मचारी बैठे रहते हैं, परंतु उनमें पाइपलाइन नहीं डाली जा रही है। उदाहरणतः अटरू विधानसभा क्षेत्र के गांव पत्थुकेड़ी, रामपुरिया की झोपड़ियां, ऊंडी, दाता मोतीपुरा, बराउदी, हानीहेड़ा, कालामाल की टापरियां, चरडाना, मोतीपुरा, बहादुरगंज, अरनिया, डाबड़िया, छेलाबेल, हरणाउदा, उग्रपुरा, कासमपुरा, काचरा, काचरी, डडवाड़ा, मोटुका, चांदवास खेड़ी, देवपुरिया, सरसोदिया, चोरतलाई, धूमेन, कराड़िया गुलजी, कराड़िया हाड़ा, कंवरपुरा, आमली, भोरा, किशनपुरा, तहसील अटरू व करनाहेड़ा, बामहेड़ा, कोटड़ी, कोटड़ा, पूसरा, ठूसरा, श्यामपुरा,
बेंगड़ा, बेंगणी, रटावत, खेराली, तुमड़ा, बोरदा, चौकी, तुलसा, ऊंडा, जगन्नाथपुरा, शंकरपुरा, तहसील सांगोद, डोबड़ा, डोबड़ी, कुदेत, विजयपुर, तरकसिया, बोरीना खुर्द, गुरायता, आंकोदिया, किशनपुरा, गाडरवाड़ा, बांगड़चिया, मोईखुर्द, चतरपुरा, हरिपुरा, लठूरा ऐसे अनेक गांवों में पानी नहीं है। हैंडपंप बिल्कुल सूख गए हैं। कुछ हैंडपंप में पानी है, उनमें पाइपलाइन की आवश्यकता है, परंतु पाइपलाइन उपलब्ध नहीं होने के कारण से पाइपलाइन नहीं डाली जा रही है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि आप सरकार को निर्देशित करें ताकि इन गांवों के लोगों को शुद्ध पेयजल पर्याप्त मात्रा में तुरंत उपलब्ध करवाया जाए। ये मेरा निवेदन है। श्री भीमसेन चौधरी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैंने 19-20 तारीख को कोटा संभाग की मीटिंग ली थी और माननीय सदस्य स्वयं यहाँ पर उपस्थित थे। मैंने समस्त अधिकारियों और माननीय जनप्रतिनिधियों की मीटिंग बुलाई थी और जो भी हैंडपम्प खराब है या पानी नीचे चला गया है, सूख गए हैं या पाइप की वजह से कोई डिफेक्ट आ गया है या नया लगाने हैं, सारे डायरेक्शन इनके सामने ही दिए थे और मैंने इनको विश्वास दिया था कि आप 15-20 दिन के अंदर सारे हैंडपम्प जो खराब हैं उनको ठीक कर दिया जाएगा। 3-4 गाड़ियाँ भी लगा दी गई है प्रत्येक पंचायत समिति क्षेत्र में और मेरी तरफ से और विभाग की तरफ से समस्त कार्रवाई कर दी जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं चाहता हूँ आप बात जहाँ तक हो सके सही बात का वर्णन कर तो ठीक रहेगा। इन्होंने कमों कहाँ हजारों हैंडपम्पों की बात बता दी है जो इनके कार्यकाल में बनाए गए थे। अब मैं चाहता हूँ उनको सहयोग करें तो इनके यहाँ बहुत अच्छी तरह से हो सके, ये सब मैं विश्वास की बात है। श्री ये कह के आए थे पाइपलाइन उपलब्ध करवा दी जाएगी। मैंने कल मालूम किया है वह गांव में पाइपलाइन नहीं पहुंची है, लोग पानी से मर रहे हैं। नियम 295 के पर माननीय अंतर्गत मंत्री जी ने जवाब दिया है, इसलिए इस प्रकार के असत्य जवाब विधानसभा में न दे। मंत्री जी को बात भी नहीं करता। इन्होंने माना है कि हाँ पाइपलाइन नहीं है, जवाब दिया है, उपलब्ध नहीं है, नहीं दी जा रही है, लोग पानी से मर रहे हैं। आपने भी अधिकारियों को लताड़ा है और मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने अधिकारियों को लताड़ा है, परंतु आपने पाइपलाइन उपलब्ध नहीं करवाई आज तक और आपने 4 गाड़ी 3 गाड़ी की बात कही है, यह भी असत्य है। केवल 2 गाड़ी काम कर रही है और गाड़ियां भी ऐसी है जो मुर्दा मवेशी ढोती है, ऐसी गाड़ियां 350 रुपए में कौन गाड़ी उपलब्ध करवाता है माननीय अध्यक्ष महोदय, और इस प्रकार से कैसे काम होगा। इसलिए मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, अच्छी गाड़ियां जो 500-600 रुपए प्रतिदिन में मिलती है उनको अच्छी गाड़ियों को ले ताकि ठीक समय पर पाइप ठीक करने के लिए वहाँ हैंडपंप ठीक करने के लिए पहुंच जाए, पर्याप्त मात्रा में और पाइपलाइन उपलब्ध करवाएं तो आपकी कृपा होगी इस राजस्थान की जनता पर। श्री भीमसेन चौधरी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया व कार्य संचालन नियम के 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के माध्यम से इंदिरा गांधी नहर सिंचाई मंत्री के सिंचाई क्षेत्र के विस्तार हेतु सिंचाई मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूँ। लूणकर से विधानसभा क्षेत्र जनसंख्या व क्षेत्रफल के लिहाज से राज्य का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें 2,96,000 मतदाता हैं और 14,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इस विधानसभा क्षेत्र में सिंचित, असिंचित व बारानी क्षेत्र शामिल हैं। बारानी क्षेत्र में महादेवाली, केला, राजेश्वर भाटियान, अजीत माना, मकड़ासर, सोडवाली, खियरा, खोखराना, धीरेना ग्राम पंचायतों के क्षेत्र हैं, जहां आमतौर पर अकाल पड़ते रहते हैं। लोगों का जीवन स्तर बहुत निम्न है। क्षेत्र में टीबी का प्रकोप बड़ी मात्रा में अपौष्टिक भोजन के कारण अभाव से है। जनता के जीवन स्तर के सुधार हेतु सरकार के पास कोई विशेष योजना नहीं है। इस क्षेत्र के लोगों का जीवन स्तर में सुधार हेतु इंदिरा गांधी नहर के RD 400 या RD 507 हेड से नहर निकालकर सिंचाई सुविधा प्रदान की जा सकती है। इसके लिए भारत सरकार के जियोलॉजिकल सर्वे शीट के आधार पर लगभग 100 फीट से 120 फीट की लिफ्ट नहर की योजना बनानी होगी। इस क्षेत्र की कृषि भूमि बहुत उपजाऊ है, अतः इस क्षेत्र के लिए उपरोक्त योजना के निर्माण हेतु क्षेत्र का सर्वे कराना आवश्यक है। इसी प्रकार कंवर से नहर की
RD 301 लेफ्ट बाईं तरफ 40 से 50 फीट की लिफ्ट नहर प्रस्ताव करके लूनगंसर के आसपास की बस्तियों कालवास नाथवाड़ा ग्राम पंचायत क्षेत्र के किसनासर राजपुरा मुनाफसर तक सिंचाई सुविधा प्रदान की जा सकती है। अतः सिंचाई मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करके इन क्षेत्रों के लिए सर्वे कराकर योजना तैयार करने हेतु निवेदन कर रहा हूं, ताकि आगामी पंचवर्षीय योजना में इसका क्रियान्वित की जा सके। श्री अमीन खान। अध्यक्ष महोदय, विशेष उल्लेख्य नियम 295 के तहत मैं उपरोक्त विषय में निवेदन है कि जिला बाड़मेर का सीमावर्ती रेगिस्तानी क्षेत्र में पानी का भयंकर संकट है और इस बड़े रेगिस्तानी क्षेत्र में ज़मीन के अंदर भी पानी नहीं है, जिससे शासन व जनता के सामने बहुत बड़ा संकट है। इस संकट का उपाय केवल इंदिरा गांधी नहर परियोजना गडरा रोड शाखा को युद्ध स्तर पर कार्य शुरू कर शीघ्र पानी पहुंचाना चाहिए। पिछली सरकार ने गडरा रोड शाखा का कार्य करीब करीब ठप कर दिया है और अभी तक भी वही हालत बरकरार है। अंत में अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत इंदिरा गांधी नहर मंत्री से चाहूँगा कि गडरा रोड शाखा का कार्य दोनों तरफ चालू कर दो, करके 2 सालों में पानी गडरा रोड पहुंचाकर लाखों लोगों व पशुओं को राहत दिलाए। श्री रामस्वरूप मीणा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत सरकार का ध्यान टोडा भीम विधानसभा क्षेत्रीय तहसील नादौती में जलदाय विभाग के सहायक अभियंता का कार्यालय खोलने के बारे में महोदय विनम्र निवेदन है कि विधानसभा क्षेत्र टोडा भीम की तहसील नादौती, जिसमें पूर्व मेरा माड़ एरिया आता है, संपूर्ण इलाके में पीने का पानी इंसान एवं जानवरों को एकमात्र नल स्कीमों के माध्यम से ही मिलता है। जहाँ पर 40 वर्ष से यहाँ पर ये स्कीमें चल रही हैं। बुढ़ा चंद्रजी से सारा स्कीमों को पानी मिल रहा है। नादौती तहसील जहाँ पर पूर्व में हिंडौन एएन को लगा रखा था, वो कार्य करता था। हिंडौन के सहायक अभियंता के पास हिंडौन का बहुत लोड था और वह इस नादौती तहसील को देखभाल भी नहीं कर सकता था। फिर भी इसे टोडा भीम के नांदौती को लगा दिया, जबकि टोडा भीम के सहायक अभियंता के पास भी इतना स्कीमें हैं कि वह वहाँ के कार्य को भी नहीं संभाल सकता। पूर्व भारतीय जनता पार्टी के समय में माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि पूर्व भारतीय जनता पार्टी के समय में मैंने लगातार इस मांग को उठाया था, पर सरकार खिलाफ होने के कारण मेरी सूचित मांग को नहीं माना गया, जबकि अन्य तहसील हेडक्वार्टरों पे माननीय मंत्री महोदय इस प्रकार के सहायक अभियंता के कार्यालय उन्होंने खोले थे। इसी सदन में उपखंड खोलने की घोषणा हुई थी और मैं कानों से सुन रहा था, लेकिन जब मैंने ये मांग मांगनी थी तो इस निकम्मी सरकार ने, बहरी और गूंगी सरकार ने मेरी मांग को नहीं माना। माननीय मंत्री महोदय, 46 लाख की स्कीम जो अभी नांदौती के लिए आपने मंजूर की है, उस स्कीम का कार्य भी सहायक अभियंता नहीं होने के कारण नहीं हो रहा है और कार्य बंद हो गया है। जो स्कीमें पहले से चल रही थी वो भी अवसर के अभाव में बंद पड़ी रहती हैं, जो आए दिन मेरे क्षेत्र में आंदोलन होते रहते हैं। अतः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय हमारे जो मंत्री महोदय हैं उनसे विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि जब सरकार तहसील स्तर पर उपखंड खोलकर सहायक अभियंताओं के कार्यालय खोल रही है तो मेरे क्षेत्र के साथ भेदभाव क्यों बढ़ता जा रहा है, जब भी पानी का सहारा एकमात्र मेरी नादौती तहसील में ये नल स्कीम है। अतः मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आप बड़े मेहरबान हैं, आपका दिल भी बड़ा उदार है, आप मेरे प्रति कठोर न बने और मेरी टोडा भीम की जनता जो नादौती में रहती है, कृपया मेहरबानी करके इस सदन में पानी की समस्या हल करने के लिए सहायक अभियंता कार्यालय खोलने की घोषणा करें। धन्यवाद। मुझे विश्वास है माननीय मंत्री महोदय अवश्य मुझे कुछ न कुछ आश्वासन देंगे। पहले वाले मंत्रियों ने नहीं दिया। आप तो बहुत बातें पढ़ गए, इसका उल्लेख भी नहीं है इसमें, वो भी पढ़ गए आप भी शर्मा। महोदय, माननीय मंत्री जी आप विराजमान है साहब,
मैं विनम्र निवेदन करूंगा उनसे, करबद्ध निवेदन करूंगा, अब वो कृपया एक शब्द तो कहें इसके बारे में। पिछले वालों ने कुछ भी नहीं दिया मुझे, अब तो आप देंगे नहीं देंगे कुछ तो साहब मेरे लिए आश्वासन दें। अध्यक्ष महोदय से विनम्र निवेदन करूंगा, माननीय मंत्री जी विराजमान है यहाँ पर, मेरे साथ इतने कठोर क्यों हो रहे हो साहब? पानी की समस्या है, भयंकर समस्या चल रही है मेरे यहाँ पीने के पानी की, अफसर कोई बैठता नहीं है। सहायक अभियंता कार्यालय खोलने के नोट्स बने हुए हैं, कितनी आबादी है, कितने गांव है, कितने उसमें नीचे जेन लगे हुए हैं, ये सारी बातें देख करके अगर वाकई में आपका हक बनता है तो वो पूरा किया। आरपी शर्मा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 295 के तहत डॉक्टर भीम सिंह शर्मा के अपहरण के संबंध में आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि दिनांक 21/11/98 को डॉक्टर भीम सिंह का अपहरण हुआ, जिसके बारे में गुमशुदा रिपोर्ट दिनांक 22/11/98 को थाना चिकसाने में दर्ज कराई गई, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा उक्त संबंध में कोई भी कार्रवाई नहीं की। लेकिन उसके घर वालों ने, डॉक्टर के घर वालों ने अपने प्रयासों से इस संबंध में तहकीकात करने के बाद सही अपहरण जो कर्ताओं का पता लगाया और एक FIR 23/2/99 को अपहरण की दर्ज कराई थाना चिकसाने में। सभी व्यक्तियों के नाम जो इस अपहरण में लिप्त थे उनका नेम बाय नेम रिपोर्ट दर्ज कराई गई, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज तक भी पुलिस इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है और अपहरणकर्ता बार बार जो है उनके घर वालों को पत्र लिख रहे हैं और फिरौती की रकम मांग रहे हैं। लास्ट में उन्होंने 15 लाख रुपए मांगे हैं और उसमें यह भी लिखा है कि आपने इस संबंध में अगर SP और विधायक RP शर्मा को भी कोई सूचना दी तो उसके गंभीर परिणाम होंगे। चूंकि डॉक्टर भीम सिंह का अपहरण एक गंभीर समस्या है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो डॉक्टर भीम सिंह जी अभी जिंदा हैं। पुलिस अगर इसमें कारगर रूप से शीघ्र कार्रवाई करे, इसी आशय से मैं आपसे निवेदन करते हुए भीम सिंह के अपहरण में शीघ्र कार्रवाई कराने के लिए मैं चाहता हूं कि भरतपुर की पुलिस इसमें कारगर सिद्ध नहीं हो रही, कोई अलग दस्ता घोषित करके इसमें कार्रवाई शीघ्र कराई जाए। श्री पर्ची पद्धति से 4 माननीय सदस्यों को अनुमति दी जाती है। आज श्री मदन दिलावर नागौर जिले के संबंध में आपको। माननीय अध्यक्ष महोदय, 7 फरवरी को नागौर जिले के खजवाना गांव में एक नसबंदी करने का एक कैंप लगा था और उसका उद्देश्य था कि जनसंख्या की कमी हो और अधिक संतानें पैदा करने पर रोक लगे। बहुत अच्छा ये कैंप था, उद्देश्य बहुत अच्छा। और माननीय अध्यक्ष महोदय, एक ऐसी लड़की जो 3-4-5 महीने पहले ही महिला बनी है, शादी होकर के उस गांव में आई और उसका दुर्भाग्य देखिए आप, उसको थोड़ा सा जुकाम हो गया। जुकाम की दवा लेने के लिए वह अस्पताल में जाती है और अस्पताल में जाते ही वहां के डॉक्टर्स लोग उसको पकड़ करके और जबरदस्ती उसका लिटा करके दवा सुंघा करके उसका ऑपरेशन कर देते। माननीय अध्यक्ष मोदी, इतनी शर्मनाक घटना, इस प्रकार से ऐसी घटना होने से इस जनसंख्या पर पाबंदी हम जब लगाना चाहते हैं उसमें कितना बुरा असर पड़ेगा। कितने लोग हॉस्पिटल के आसपास जाने से घबराएंगे। कोई यदि उसके पास अटेंडेंट जाएगा उसके साथ वो भी घबराएगा, कहीं पकड़ करके मेरी नसबंदी भी नहीं कर दी जाए। उस 18 वर्षीय संतुड़ी नाम की जो एक केशुराम प्रजापति की पत्नी है और OBC की है, गरीब है, अत्यंत गरीब है, अनपढ़ थी, उसको जबरदस्ती नसबंदी कर दी गई। सरकार ने केवल एक डॉक्टर को निलंबित करके इतिश्री समझ लिया है। वहां की व्यवस्थाएं क्या थी? आखिर में चिकित्सा अधिकारी के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? निदेशक के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? तत्कालीन चिकित्सा मंत्री ने क्या नैतिकता के नाम पर इस्तीफा देने की बात की? आप ध्यान में ले आए। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है, 2 मिनट का समय दिया जाता है और उसको क्या रिलीफ दिया गया? क्या उसकी नसबंदी वापस जोड़ दी गई? जो सक्सेस रहेगी इसकी गारंटी है। उसके जीवन के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ मैं समझता हूं आज तक कहीं नहीं हुआ होगा। ये इमरजेंसी की पुनरावृत्ति हो रही है माननीय अध्यक्ष महोदय। जो बसों में भर भर करके जबरदस्ती ले जा करके जो नसबंदी कराई जा रही थी उसकी पुनरावृत्ति हो रही है माननीय अध्यक्ष। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच हो। चर्चा प्रारंभ कर दी है,
श्री मयर आजाद, श्री कन्हैयालाल, श्री रामस्वरूप मीणा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र टोडा भीम में हाल ही में ग्राम मोहनपुरा और गांवड़ी के अंतर्गत गरीब किसान जो अपनी मेहनत की कमाई कमा करके अपनी सरसों को पैदा किया था, उसने बड़ी मुश्किल से ला करके खिलान के अंदर रखी थी। लेकिन बड़े दुख की बात है, उसी खिलान के अंदर आग लगी और 8-10 किसान जिनकी एक ही जगह खिलान थे सरसों के, और जल करके राख हो गए और आज उनमें हाहाकार मचा हुआ है। सारे किसान रो रहे हैं, एक भी मतलब दाना भी फसल का सरसों का नहीं बचा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि उन किसानों के साथ जो ये अन्याय हुआ है, ये घटना घटी है, जिसके कारण उनके बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं, साल भर की कमाई उसकी चली गई। जिस प्रकार एक जवान बेटा जिसको पालते हैं और उसकी मौत हो जाए, उसको जितना दुख होता है, माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना दुख मेरे क्षेत्र में हाहाकार मचा हुआ है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि हमारे जो परिवारों की फसल नष्ट हुई है, कृपया आप मेहरबानी करके उनको मतलब सहायता राशि स्वीकृत करें। और साथ में ही यह भी निवेदन करूंगा कि किसानों के आए दिन ये घटनाएं होती रहती हैं, आप फसल बीमा योजना के लिए इस सदन में कोई इस प्रकार का प्रस्ताव लाएं, इस प्रकार की योजना मंजूर करें। इसके लिए चाहे सेंट्रल सरकार को लिखना पड़े तो उसकी भी कार्रवाई करें, क्योंकि किसानों की आए दिन फसलें इसी प्रकार जलती रहती हैं। इसलिए मेरे क्षेत्र में ये जो अग्निकांड बहुत बड़ा हुआ है किसानों के साथ, माननीय अध्यक्ष महोदय मेहरबानी करके उनको सहायता दिलावें और उसकी जांच करा करके आगे कोई इस प्रकार की घटना नहीं हो, उसके भी बारे में कार्रवाई करें। आपने जो मुझे समय दिया माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उसके लिए। फिर मुझे माननीय अध्यक्ष महोदय, वो आपने उठा तो लिया, नहीं वो पहले थोड़ा इरेगुलर हो गया था, इसके लिए मैं irregular एक्सक्यूज फील करता हूँ। कल 22 मार्च को राजस्थान फिशरीज डिपार्टमेंट ने जितने भी जलाशय हैं राजस्थान में उनके टेंडर इनवाइट किए थे, और टेंडर इनवाइट करने के बाद में लोगों ने नियमानुसार टेंडर पर भी दे दिए, देने के बाद ओपन भी हो गए। और ओपन होने के बाद में कोई भी टेंडर ऐसा नहीं था किसी भी जलाशय का, किसी भी टैंक का, कि वहाँ पर 3 से ज़्यादा कंपटीशन में नहीं आया हूँ। लेकिन अब ऐसी जानकारी मिली है कि नियमानुसार जो टेंडर खोले गए उनको स्वीकृत नहीं किए जा रहे हैं, और कुछ बड़े ठेकेदार जिनके टेंडर में नाम नहीं दिए या टेंडर देने में कुछ समय के बाद से वो दे नहीं सके, ये सब बात आप पहले कह चुके हैं। तो मेरा निवेदन है कि इसमें मंत्री जी है, इसमें स्पष्टीकरण देवे ताकि स्थिति स्पष्ट हो जाए। देना चाहेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जितनी जानकारी मैं ले चुकी हूँ उसके मुताबिक जो टेंडर्स खुले हैं उसमें पूरा कंपटीशन नहीं आ पाया, ऐसी कुछ स्थिति बनी, क्योंकि कुछ ठेकेदारों ने रेट्स के मामले में ऐतराज़ करके टेंडर्स देने का बायकॉट कर दिया और उन्होंने टेंडर्स नहीं भरे। तो इसलिए कुछ सिलेक्टेड लोगों ने ही टेंडर्स भरे और टोटल जो ठेकेदार थे उन्होंने ऐतराज़ करके बायकॉट करके टेंडर्स नहीं भरे, जिससे सरकार को जितनी आमदनी हो सकती थी वो आमदनी उतनी नहीं हो पा रही, ऐसा सोच करके उनको अभी रोका गया। उसका जांच करके पूरी तरह से एज इट इज़ इसको रखा जाए, ना घोषित किया जाए और ना जो है कैंसिल किया जाए, इस तरह मैंने आदेश दे दिए हैं और उसकी जांच करने के बाद में अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि श्री चंदनलाल बैर प्रभारी मंत्री एक अध्यादेश सदन की मेज पर रखें। अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कराधान अधिकरण निरसन अध्यादेश 1999 का अध्यादेश संख्या 1 सदन की मेज पर रखता हूं। श्री खेत सिंह जी राठौड़। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान न्यायालय फीस तथा बाद मूल्यांकन संशोधन विधेयक
1999 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। प्रश्न यह है कि राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद्य मूल्यांकन संशोधन विधेयक 1999 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहे, तो विपक्ष में वो ना कहे। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन संशोधन विधेयक 1999 को पुनर्स्थापित करता हूं। श्री हरि सिंह महुआ, सरकारी मुख्य सचेतक, कार्य सलाहकार समिति के द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं कार्य सलाहकार समिति के द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के द्वितीय प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है। धन्यवाद। विपक्ष में वहाँ कहे, जो विपक्ष में ना कहे। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, सदन का द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गई। पंजाब द्वारा राजस्थान फीडर तथा सरहद फीडर में बंदी के संबंध में सिंचाई मंत्री द्वारा वक्तव्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, पंजाब सरकार द्वारा राजस्थान फीडर और सरहिंद फीडर की बंदी लेने के लिए सूचनाएं घोषित की जा चुकी हैं, जिसके तहत राजस्थान के कई जिले प्रभावित होंगे। उस संबंध में राजस्थान सरकार ने जो कार्यवाही की, जो व्यवस्थाएं की, उसके संबंध में मैं माननीय सदन को सूचित करना चाहती हूँ। राजस्थान का रावी, सतलज और व्यास नदियों के जल में एक बड़ा हिस्सा है। इन नदियों से आज़ादी से पूर्व हमें 1.11 MAF 1955 के रावी व्यास समझौते से 8 MAF एवं 1981 के रावी व्यास के दूसरे समझौते से 8 MAFA के विरुद्ध 8.6 MAF तथा भाखड़ा नंगल अनुबंध 1959 के अंतर्गत 1.41 MAF अर्थात इन नदियों से 11.12 MAF जल राजस्थान के हिस्से में आता है। ये जल बीकानेर नहर, भाखड़ा मुख्य नहर, सरहिंद फीडर एवं राजस्थान फीडर के माध्यम से राजस्थान पहुंचता है। पानी का मुख्य स्रोत सरहिंद फीडर तथा राजस्थान फीडर है। ये दोनों फीडर पंजाब में स्थित हरी के हेडवर्क से निकलती हैं। पंजाब सरकार ने दिनांक 15/2/99 को 2 अधिसूचनाएं जारी की, जिनके अनुसार सरहिंद फीडर में दिनांक 20/3/99 से 4/4/99 तक एवं राजस्थान फीडर में 27/3